कई बार किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि जो कुछ होता है सब किस्मत में लिखा होता है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो ऊपर वाले ने तय किया वही होता है। हम कब पैदा होंगे, कब मरेंगे, हमारे साथ क्या होगा, बस एक अच्छी चीज़ ये कि सच्चाई हमें बताई नहीं। वरना अगर हमें सच पता चल जाए कि हम पैदा तो हो गए, हमारे साथ आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, अगले घंटे क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, अगले साल क्या होगा, तो शायद इंसान सोच सोच के जी ही नहीं पाए, वक्त से पहले मर जाए। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो राज रखी ऊपर वालों ने। किस्मत मैंने इसलिए कहा कि एक कहानी मुझे बचपन में मेरे अब्बू ने सुनाई थी और वो शायद उन्होंने किसी मैगज़ीन में पढ़ी थी। कहानी ये थी कि एक फ़ोटोग्राफ़र था और बहुत अच्छा फ़ोटो जर्नलिस्ट था वो। उसके फ़ोटो को कई इनाम भी मिले, लेकिन वो चाहता था कि इंटरनेशनल लेवल पे उससे कोई इनाम मिले उसकी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। इत्तेफाक से उसकी पत्नी किसी दूसरे शहर जा रही थी। वो उसे छोड़ने के लिए स्टेशन गया। प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, उसने अपना बीवी से बात कर रहा था, तभी ट्रेन आई। भीड़ भी थी। इत्तेफाक से ट्रेन आई और चली गई। उसके बाद दूसरी ट्रेन थी जिसमें उनकी बीवी को सवार होना था। आधी भीड़ ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी भीड़ थी। अब दूसरी ट्रेन आनी थी जिसमें बीवी को जाना था। तभी वो लोग प्लेटफॉर्म के करीब खड़े हुए थे। कोई हादसा हुआ कि बीवी जो है वो ट्रैक पे गिर गई, रेलवे की पटरी पर, और वो जो फोटोग्राफर है वो प्लेटफॉर्म पर, उसके सामने उसकी बीवी गिरी। बीवी उठी, उसने हाथ दिया, फोटोग्राफर ने भी हाथ बढ़ाया अपनी बीवी को ऊपर खींचने के लिए। अचानक एक ट्रेन के इंजन की आवाज़ आई। उसने देखा कि सामने से उसकी ट्रेन उसी पटरी पे चली आ रही है। वो वही ट्रेन है जिससे उसकी बीवी को जाना है। अब जैसे ही उसने देखा उस ट्रेन को आते हुए, पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अपनी बीवी का हाथ छोड़ दिया और हाथ छोड़कर फटाक सा उसने अपने कंधे पे जो बैग था उसमें से कैमरा निकाल लिया और कैमरा लेकर उसने जो फोकस किया, जो कैप्चर करना था, वो ट्रेन और उसकी बीवी थी। वो फ़ोटो क्लिक करता रहा। ट्रेन आई। कुछ ये मैं बता रहा हूँ तो वक्त लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ सेकंड का खेल था। कैमरा निकाला, ट्रेन आई, ट्रेन ने बीवी को कुचला, उसने फ़ोटो खींचा, ट्रेन निकल गई, आगे जाकर रुकी। बीवी की मौत हो गई थी। बाद में उसके इस फ़ोटो के लिए उसको बहुत सारे अवार्ड मिले। जब बहुत बात के बाद उसने ये पूरी सच्चाई बयान की थी, फिर किसी मैगज़ीन में ये छपी थी। ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा ये था कि कई बार किस्मत पता नहीं क्या क्या कराती है। अब अगर उसकी मौत इसी तरीके से लिखी थी तो वैसी ही होनी थी। चाहता तो पति हाथ खींच के बचा सकता था। आज की कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आता है जिसे हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट पैक, जिससे हम मोबाइल पे आप जैसे कहानी सुनते हैं या बाकी सारे सोशल मीडिया को आप देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं। अगर एक लड़की का इंटरनेट पैक उस रात ख़त्म ना होता और वो मैसेज उसके पास डिलीवर हो जाता तो शायद एक की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहानी अलीगढ़ की है। कहानी अक्टूबर के महीने की है। इसी अक्टूबर के महीने की है। अब नवंबर शुरू हो गया है। अलीगढ़ में एक अग्रवाल परिवार रहता था जिसमें दो भाई थे, अरुण अग्रवाल और तरुण अग्रवाल। और बात 13 अक्टूबर की है। जो अरुण अग्रवाल, उनकी पत्नी आस्था और उसके दो बच्चे रहते थे इस घर में। बराबर के घर में छोटा भाई तरुण और उसके माँ बाप रहते थे। 13 अक्टूबर की शाम को तरुण अग्रवाल अपने बड़े भाई अरुण अग्रवाल के घर जाता है और जैसे ही वो जाता है वो देखता है कि घर का दरवाज़ा बंद है और कोई है नहीं। दोनों बच्चे भी नहीं हैं, उसकी भाभी भी नहीं है। वो लौट आता है। अगले दिन वो सुबह फिर जाता है। सुबह जब जाता है तो देखता है कि फिर दरवाज़ा बंद है। अब वो दरवाज़ा खोल कर अंदर जाता है, क्योंकि उसके पास भी एक चाबी थी। दरवाज़ा खोल कर अंदर जाता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अंदर एक कमरे में उसकी भाभी आस्था की लाश फंदे से झूल रही थी। लाश देखता हुआ वो बदहवास चीखता है, भागता है, वापस आता है, लोगों को बताता है। पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आती है। पुलिस के सामने लाश को ज़मीन पे उतारी जाती है नीचे। पहली नज़र में देख के साफ लग रहा था मामला सुसाइड का है, खुदकुशी का है।
अब अलीगढ़ में एक क्वारसी थाना है, रमेश विहार कॉलोनी में घर है ये अग्रवाल परिवार का। तो इन लोगों ने देखा कि जो लाश जहाँ पे टंगी हुई थी वो लाश असल में एक कमरे के पीछे वॉशिंग मशीन का एरिया था जहाँ कपड़े धुले जाते, और उसी के पास एक वेंटिलेशन के लिए जाल थी, उस जाल में एक फंदा का सिरा कसा हुआ था। पता चला कि अरुण घर पे नहीं था और अरुण की एक फैक्ट्री थी ऑक्सीजन की, और ये उसने ऑक्सीजन की फैक्ट्री शायद जब कोरोना में ऑक्सीजन की सारी चीज़ें होती तब उसने डाली थी। पुलिस को तफ्तीश में ये भी पता चला कई बार अरुण और आस्था की दोनों की लड़ाई होती थी मियाँ बीवी के, तो हमेशा अरुण जाकर अपनी फैक्ट्री में ही सो जाता था। अब बीवी की मौत हो गई, पति को खबर देनी है, भाई पति अपने को ढूंढ रहा है, भाई का कोई सुराग नहीं मिल रहा, मोबाइल स्विच ऑफ है, फैक्ट्री में भी नहीं है। पुलिस को भी लग रहा है कि वो कहाँ गायब हो गया। इधर पुलिस को लाश देखने के बाद एक शक होता है। जब आस्था की लाश को उतारी जाती है तो देखा जाता है कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा, खून है, और खून का थक्का थोड़ा सा जमा हुआ है। अब पुलिस के लिए बड़ी अजीब चीज़ थी, खुदकुशी के दौरान में आमतौर पर ब्लड नहीं आता मुंह से। तो पहली नज़र में देख के पुलिस को लगा कि मामला गड़बड़ है, इसलिए फिर वैसे भी पोस्टमार्टम के लिए भेजना था, तो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो फिर पता चला, जो रिपोर्ट आई कि मौत फंदे पे झूलने से नहीं हुई, बल्कि मौत फंदे पे झूलने से पहले ही उसकी गला दबाकर की जा चुकी थी, और एक हैंगिंग की डेथ और एक स्ट्रैंगुलेशन, गला घोटना, इन दोनों में फ़र्क होता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका खुलासा कर देता है। तब पुलिस को ये क्लियर हो गया कि ये मर्डर है, पति गायब है, पहला शक अब उसी पर गहराता जा रहा है। फिर पुलिस ने कहा कि ये लेकिन क्यों, कैसे? फिर पुलिस ने छानबीन की तो पता चला 2008 में अरुण और आस्था की शादी हुई थी। अरुण बाद में आस्था उसने डॉक्टरी की और उसकी सरकारी नौकरी भी लग गई, तो डॉक्टर आस्था जो है वो एक डॉक्टर थी। इनके 2 बच्चे हुए, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तो फिर अपनी बीवी का वो कत्ल क्यों करेगा? पुलिस के सामने ये सवाल था, और दूसरी तरफ अरुण मिल नहीं रहा है। अभी पुलिस इसी सारी उहापों में थी कि अचानक एक रोज़ एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, यही क्वारसी पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाकर वो कहती है कि आस्था की मौत के बारे में उसे कुछ कहना है। जो आईओ थे वो आते हैं सामने, पूछते हैं कि क्या बात है। तब वो बताती है कि 12 अक्टूबर की रात आस्था ने उसे एक व्हाट्सएप किया था। ये जो लड़की थी ये आस्था की दोस्त थी, और उसने कहा कि करीब 8 बजे के आसपास उसने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, लेकिन मेरा इंटरनेट पैक जो है वो ख़त्म हो गया था, तो शायद वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। सुबह मैंने उस व्हाट्सएप पैक को फिर रिचार्ज किया तो ये मैसेज डिलीवर हुआ, और उस मैसेज को जब मैंने पढ़ा तो उसमें आस्था ने लिखा था, माई लाइफ इज़ इन डेंजर, इफ़ आई डाई काइंडली हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ माई किड्स टू माई सिस्टर। यानी मेरी जान खतरे में है, और अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं मर जाती हूँ तो मेरी दोनों बच्चों को मेरी बहन को सौंप देना। अब ये उसने अपनी दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, लेकिन नेट पैक ख़त्म होने की वजह से वो वक्त पर डिलीवर नहीं हुआ, और बाद में उसके दोस्त को पता चला कि उसकी तो लाश मिली है, और इसीलिए वो बदहवास पुलिस स्टेशन पहुंची। अब अगर यही मैसेज वक्त पर डिलीवर हो जाता, क्योंकि जब मैसेज लिखा तब आस्था जिंदा थी, तो हो सकता था कि उसकी दोस्त उसको कांटेक्ट करती, उसके पास जाती, उससे पूछती कि तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो, आखिर किससे ख़तरा है तुम्हें, क्यों तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी बहन के पास रहना पड़े जबकि तुम जिंदा हो। तो शायद वो सारी चीज़ें बता सकती थी, लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया। ऐन वक्त पे इंटरनेट पैक ख़त्म और मैसेज बाद में डिलीवर हुआ। अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद पुलिस को और डाउट हो गया, लेकिन कातिल अभी तक सिर्फ शक है, और पति भी गायब है। अब एक डर ये भी है कि कहीं अरुण जो है उसका पति, उसके साथ भी कुछ ना हो गया हो, क्योंकि मोबाइल भी बंद है, वो गायब है। बीवी की मौत की खबर खुद परिवार वाले देना चाहते हैं, अंतिम संस्कार में उसका होना ज़रूरी है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस उसके मोबाइल को लगातार सर्विलांस पे लगाई हुई है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ है, इसलिए कोई लोकेशन भी पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस फिर से एक तरह से एकदम ज़ीरो थी पूरे इन्वेस्टिगेशन में कि क्या करे, लेकिन इस मैसेज से ये हो गया था कि शायद आस्था को पहले से आभास अंदाज़ा हो चुका था कि कोई उसे मार सकता है। इस दौरान में पुलिस ने कहा कि अब कुछ और जुगाड़ करते हैं जब तक अरुण की कोई खबर नहीं मिलती। इस रमेश विहार कॉलोनी अलीगढ़ के पुलिस कहती कि इस पूरे कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं, शायद यहाँ से कोई क्लू, कोई सुराग मिल जाए। पुलिस
अरुण के घर के आसपास और पूरी कॉलोनी के करीब 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। खंगालते खंगालते अचानक 12 अक्टूबर की रात के ही सीसीटीवी कैमरे पर नज़र थी, क्योंकि उसी दिन मौत हुई थी आस्था की। 12 अक्टूबर को एक सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को एक हल्का सा सुराग मिलता है। पुलिस देखती है कि एक गाड़ी अरुण के घर के थोड़ी दूर पर रुकती है और उस गाड़ी से 4 लोग उतरते हैं। उसमें एक अरुण था और 3 और थे जिनको पुलिस नहीं जानती थी। इसके बाद उन तीनों को छोड़कर अरुण अपने घर चला जाता है। ये तीनों उसके बाद गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी से निकलते हैं और टहलने लगते हैं। शायद वेट कर रहे थे और टहलते टहलते फिर वापस ये गाड़ी में चले जाते हैं। और उसके बाद फिर एक बाद में कैमरे में दिखाई देता है कि अरुण वापस घर से बाहर आता है और इन तीनों को अपने साथ लेकर घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद दिखाता है लास्ट फ्रेम में कि फिर उस घर से 3 लोग बाहर निकलते हैं, अरुण नहीं निकलता और वो तीनों उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये था कि इस 12 अक्टूबर की रात को अरुण इस घर पर मौजूद था। हालांकि बाद में ये था कि वो घर नहीं आ रहा था, लेकिन 12 अक्टूबर को कैमरे ने चुगली खाली कि वो वहाँ मौजूद था। अब पुलिस और जोरों शोर से अरुण की तलाश में लग गई। मोबाइल सर्विलांस पे ही था। करीब 6 दिन बाद 17 से 18 अक्टूबर की दरमियानी रात को अचानक पुलिस के सर्विलांस पे एक तरह से अलर्ट होता है कि अरुण का मोबाइल ऑन हो गया है। अब जैसे ही पुलिस उसका लोकेशन देखती है तो पुलिस खुद हैरान रह जाती है। उसका लोकेशन अलीगढ़ में ही था और उसके उसी ऑक्सीजन की फैक्ट्री में था, प्लांट में, जहां उसने ऑक्सीजन का प्लांट लगा रखा था। अब पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। फ़ौरन पुलिस की टीम भागती है वहाँ पे प्लांट पे। वहाँ जाती है, अरुण मिल जाता है। अरुण को पकड़ लेते हैं। पता चला कि अरुण पिछले 6 दिनों से भाग रहा था, पैसे ख़त्म हो गए और पैसे के लिए ही वो अपनी इस फैक्ट्री में आया था। लेकिन मोबाइल सर्विलांस पे था, लोकेशन पता चल गया और पुलिस ने उसको रंगे हाथ वहीं पे पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसने सब कुछ इनकार किया, लेकिन फिर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा दिखाया और उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने उससे पूछा कि ये बताओ तुमने कत्ल क्यों किया। अरुण इसके बाद सच बोलना शुरू करता है। अरुण ने जो कहानी सुनाई उसकी कहानी ये थी कि 2008 में उन दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों में दोस्ती हुई, दोनों में प्यार हुआ, दोनों के बच्चे हुए, दोनों खुशी खुशी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2019-20 आते आते उसे एहसास हुआ कि आस्था किसी और लड़के से फ़ोन पे घंटों बात करती है और उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। इस बात को लेकर आस्था से कई बार झगड़ा हुआ। फिर उसने आस्था को समझाया, कई बार उसने बात करनी बंद कर दी, लेकिन फिर शुरू हो जाती। उसने बताया कि 28 सितंबर, अक्टूबर से पहले 28 सितंबर को रात को इसी बात को लेकर, क्योंकि वो फिर बात कर रही थी, आस्था के साथ उसका झगड़ा हो गया। इस झगड़े के बाद देर रात को आस्था ने किसी को फ़ोन किया और आस्था का वो जो दोस्त था वो घर आ गया। आस्था ने अपने दोस्त के सामने कहा कि ये तुम्हारे नाम पे मेरे को टॉर्चर करता है और ये सारी चीज़ें। तो आस्था के दोस्त ने अरुण की पिटाई कर दी। अरुण को ये बात बहुत बुरी लगी कि एक तो उसकी बीवी एक पराये मर्द से बात कर रही है, उसके साथ रिश्ता है, और उसी के घर में आकर उसे पीट गया। गुस्से में वो उसी रात वहाँ से निकलता है, अपने फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री में सो जाता है और उसका सोचने लगता है कि इसका बदला कैसे दें। फैक्ट्री में जाने के बाद काफ़ी सोचने के बाद इसका वहाँ पे एक गार्ड था फैक्ट्री का, जिसका नाम विकास था। वो विकास को सबसे पहली बार बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में ये हालात हैं और मेरी बीवी किसी से बात करती है, उसका उसके साथ इश्क है और उसने मुझे घर में घुस के मारा है और मुझे बदला लेना है। विकास ने उसे 2 सुपारी किलर के बारे में बताया, अशोक उर्फ टशन और पवन नाम के 2 सुपारी किलर। उनसे बात हुई, 1 लाख रुपए में डन हुआ सौदा। 60,000 रुपये अरुण ने उसे एडवांस दिया और इसके बाद 12 अक्टूबर की शाम को तय हुआ कि ये आस्था को मारना है। 12 अक्टूबर को उन तीनों को लेकर, गार्ड विकास और ये दोनों सुपारी किलर को लेकर अरुण घर पहुंचता है। तीनों को गाड़ी में इंतज़ार करने को कहता है, वो खुद जाता है। अंदर जाता तो देखता है कि उसके दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। टीचर उस वक्त आए थे, करीब 8 बजे ट्यूशन का वक्त होता है। तो उसने टीचर से कहा कि आज कहीं इन बच्चों को लेकर मुझे बाहर जाना है, अब आप मत पढ़ाइए, कल आइएगा। ट्यूटर कहता है कि थोड़ा सा होमवर्क दिया है, बस वो देख लेता हूँ। 10 मिनट वो और रुकता है। होमवर्क देखने के बाद वो निकल जाता है।
इसके बाद वो दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाता है, वहाँ टीवी ऑन कर देता है, तेज़ कर देता है। फिर उसके बाद बाहर आता है, तीनों को इशारा करता है, तीनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर आने के बाद बच्चे दूसरे कमरे में, दरवाज़ा उनका बंद कर देता है और आस्था को, उसका पति अरुण, गार्ड और 2 सुपारी किलर, ये चारों पकड़ लेते हैं, अपने कब्जे में लेते हैं और गला घोट कर उसे मार डाल देते हैं। मारने के बाद अब उन्हें खुदकुशी दिखाना था, इसलिए आस्था की लाश को जहाँ वॉशिंग मशीन का एरिया था वहाँ पे ग्रिल से फंदे गले में डालकर उसे टांग देते हैं, ताकि जब पहली नज़र में कोई देखे तो ये लगे कि ये खुदकुशी है। ये सब कुछ करने के बाद तीनों कातिल वहाँ से चले जाते हैं। ये उसके बाद सुबह अपने भाई तरुण के पास जाता है, जो बराबर में रहता है, और तरुण को बताता है कि मैंने तुम्हारी भाभी का कत्ल कर दिया, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और तुम एक काम करना, तुम अभी नहीं, आज शाम को घर जाना, और घर जाने के बाद तुम लाश देखना, उसके बाद तुम ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देना, फिर लोग आएंगे, पुलिस आएगी और बात पता चल जाएगी सबको। भाई के कहने के मुताबिक तरुण 13 अक्टूबर की शाम को घर जाता है। दरवाज़ा उसे मालूम था कि अंदर लाश है। अच्छा, इस दौरान में कत्ल करने के बाद वो अपने दोनों बच्चों को कमरे से निकालता है अरुण, और ले जाकर वो अपने भाई के पास छोड़ देता है, जो छोटा भाई तरुण बराबर में रहता था। अब घर में सिर्फ बीवी की लाश पड़ी थी। अगले दिन अक्टूबर 13 तारीख को शाम को जाता है तरुण, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं होती, चीखने चला। उसे एक डर था कि कत्ल हो गया, पता नहीं रात को ही पुलिस उसे भी ना उठा ले, तो वो डर के मारे वापस लौट आता है। लेकिन फिर लगता है कि क्या करें, तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस जाता है, और वापस जाने के बाद वो लाश देखने और एक तरह से हैरान होने, परेशान होने का नाटक करता है, चीखता है, चिल्लाता है। तब दुनिया को पता चलता है कि आस्था की मौत हो गई और उसने खुदकुशी की है। लेकिन बाद में ये मामला कत्ल का निकलता है। इस इल्ज़ाम में पुलिस गार्ड, दोनों सुपारी किलर अरुण और उसके भाई तरुण, इनको भी गिरफ्तार कर लेती है। तो कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। शक की वजह से ये कत्ल हुआ है। और दूसरा, किस्मत, अगर वो इंटरनेट पैक ऐन वक्त पे ख़त्म ना होता उसकी दोस्त का आस्था के, तो शायद इतना वक्त मिल जाता कि आस्था को वहाँ से निकाला जा सकता था या बचाया जा सकता था। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दिल्ली की बेहद अफसोसनाक कहानी आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक नौजवान जो शायद किसी बीमारी से ग्रसित था, बीमार था, और उसके इलाज पे माँ बाप के शायद बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, और वो अपनी इस बीमारी की परेशानी और इलाज पे इतने पैसे माँ बाप के खर्च ना हो, ये सोचकर उसने जो कदम उठाया, कायदे से वो उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है। तो ये दिल्ली में ही एक होटल में एक कमरा बुक करता है, वहाँ पहुँचता है, और इसके बाद जब वो काफ़ी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलता, सुबह हो जाती है, तब होटल के लोगों को कुछ शक होता है। इसके बाद वो मास्टर की से दरवाज़ा खोलते हैं तो पाते हैं कि ये शख्स बेड पर पड़ा है, और जिस हालत में पड़ा है वो बड़ा अजीब मंजर था। गर्दन से लेकर उसका पूरा जो सर, चेहरा, वो सब एक पॉलीथीन के अंदर था, यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक। बेड पे एक काला बैग पड़ा हुआ था, पिट्ठू बैग। उसको खोलकर देखा गया तो उसमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर था। उस सिलेंडर से एक पाइप उस पॉलीथीन के अंदर तक, जो उसके गले में पूरा पॉलीथीन लिपटा हुआ था, और पॉलीथीन के पूरे गले के चारों तरफ उसने इस तरीके से लपेटा था कि कोई हवा पास ना हो। तो पाइप सीधे उस पॉलीथीन के अंदर जा रही थी, और ऑक्सीजन का नॉब ऑन था। सिलेंडर लगभग खाली हो चुका। उस शख्स ने बेड पर लेटने के बाद एक पॉलीथीन अपने चेहरे पर चारों तरफ लपेटा, टाइटली, एयर टाइट, ताकि कुछ बाहर ना जाए, और उसके बाद ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था उसको ऑन कर दिया, और एक्सेस ऑक्सीजन से, ज़्यादा ऑक्सीजन से चूँकि बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, उसकी मौत हो गई। अब ये मरने का एक अजीब तरीका था। पुलिस को भी लगा ये क्या है। होटल वालों ने पुलिस को खबर दी, पुलिस की टीम पहुंची। कमरे से इत्तेफाक से एक सुसाइड नोट निकला। उस सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि मैं अपनी बीमारी से परेशान हूँ और मेरे इलाज पे काफ़ी खर्च हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे माँ बाप पर बोझ बनूँ, और इसलिए मैं
सुसाइड कर रहा हूँ। और ये जो तरीका है उसने उस तरीके के बारे में भी लिखा कि ये मैंने कहीं से सीखा और उसी हिसाब से मैं मर रहा हूँ, तो मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो मुझे लगता है कि देश में इस तरीके से ख़ुदकुशी करने का ये अजीब सा तरीका बड़ा कचोटने वाला, और ख़ास तौर पर जो वजह थी वो और भी अजीब। मैं फिर वही कहता हूँ कि चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, परेशानी हो, मसला हो, सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता। वो तस्वीर बहुत बेचैन करने वाली थी जो सामने आई है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें अभी हाल में पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस पर बातें हो रही हैं, और उस बातों के पीछे वजह है एक ऐड जो एक अखबार में दिया गया था, और वो भी 94 में, यानी कि 29 साल पहले। अब 29 साल पहले दिए गए एक अखबार के एक ऐड में जो कुछ लिखा है उसका 29 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में उस पर बातें क्यों हो रही है, उस पर चर्चा क्यों हो रहा है। तो यही कहानी है, क्योंकि कहानी बेहद रहस्यमयी है और बाकायदा इस रहस्य से पर्दा उठाने वालों को ऑस्ट्रेलिया में इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। वहाँ के पुलिस, बाकायदा डिटेक्टिव, बहुत सारे लोग लगे, लेकिन इस पहेली को बुझा नहीं पाए। और इस पहेली का कोई ना कोई तार अखबार में दिए गए इस विज्ञापन या ऐड के साथ जुड़ता है, और कहीं ना कहीं सच्चाई उसी में दफन है, कैद है। कहानी की शुरुआत होती है 1997 में, यानी कि इस ऐड देने के 3 साल के बाद। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में एक लेडी रहा करती थी, मैरियन बाटर। मैरियन बाटर एक पढ़ी लिखी महिला, और वहाँ के एक स्कूल में वो टीचर थी। उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक थी, सिवाय एक चीज़ के कि उनकी ज़िंदगी में 3 लोग आए। उन्होंने 3 शादी की, लेकिन तीनों ही शादी कामयाब नहीं हो पाई, और इन 3 शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। फाइनेंशियली सब कुछ ठीक था, नौकरी थी, 2 बच्चे थे, लेकिन पति का साथ ज़्यादा दिन तक नहीं चला, तीनों ही पतियों का, और तीनों पति फिर अलग हो गए, डिवोर्स हो गया। मैरियन अकेली रहने लगी। अब वो अपने बच्चों को पाल रही थी, बेटी और बेटा उन्हीं के पास था, उनमें से किसी तीनों पति के पास नहीं था। उन्होंने खुद ही कहा था इन बच्चों की परवरिश हम करेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 97 जून का महीना आता है। 97 जून में मैरियन, तब उनकी जो बेटी थी और एक बेटा था, बेटा छोटा था, बेटी बड़ी थी। बेटी का नाम था सैली लेडन, और सैली लेडन की उम्र 1997 में करीब 23 साल की थी। वो 23 साल की हो गई थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, मैं स्कूल में टीचर। जून 1997 में एक रोज़ अचानक मैरियन बाटर अपनी बेटी सैली से कहती हैं कि मैं बहुत ज़िंदगी में ऊब गई हूँ, कुछ नया चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कुछ वक्त अपने आप को दूँ, मैं कुछ वक्त अपने साथ अकेले बिताना चाहती हूँ, और मैं लंदन घूमना जाना चाहती हूँ। सैली ने कहा चलो माँ को कम से कम अपने मन की करने का मिलेगा। बेटी ने भी कहा बहुत अच्छा आइडिया माँ, आप घूमिए। तो इसके बाद सैली जो है जून 1997 में स्कूल में जहाँ वो टीचर थी वहाँ से वो रिज़ाइन कर देती हैं, इस्तीफ़ा देती हैं, और इस्तीफ़ा देने के बाद अपनी बेटी और बेटे से मिलकर वो ऑस्ट्रेलिया से लंदन के लिए रवाना हो जाती हैं। लंदन जाने के बाद अब अगले दिन से हर शाम एक रूटीन था, जब मैरियन बाटर अपनी बेटी सैली से फ़ोन पर बात किया करती हैं, अपने बेटे से बात किया करती हैं। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक करीब 10-15 दिन बीते होंगे, फ़ोन आना बंद हो गया। सैली को शुरू में लगा कि चलो मम्मा घूम रही हैं, इधर उधर होंगी, वक्त नहीं मिलता होगा, फ़ोन आसपास में कहीं होगा नहीं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो सैली भी बेफिक्र होकर अपना ऑस्ट्रेलिया में थी। लेकिन धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। 4 महीने तक, पहले 15 दिनों को छोड़कर, मैरियन का कोई फ़ोन अपनी बेटी के पास नहीं आया, ना बेटे के पास आया। 4 महीना भी ये हुआ कि चलो माँ लौट आएंगी तब बात करेंगे। लेकिन चौथे महीने में हुआ ये कि मैरियन के बेटे का जन्मदिन था, और बेटे की उम्र भी करीब उस वक्त 18-19 साल थी।
इन 18-19 साल में ऐसा एक भी बर्थडे नहीं बीता था जब मैरियन ने अपने बेटे के साथ बर्थडे ना मनाया हो या उसे विश ना किया हो। बीच में 1-2 बार ऐसा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में किसी दूसरे शहर में थी, लेकिन बाकायदा फ़ोन पर उसे विश किया। तो 18-19 साल का हर जन्मदिन माँ और बेटे ने साथ मनाया। लेकिन इस बार जून 1997 में इंग्लैंड जाने के बाद 4 महीने हो गए और चौथे महीने में बेटे का बर्थडे पड़ा और मैरियन ने अपने बेटे को बर्थडे के दिन विश नहीं किया। सैली को उम्मीद थी कि 4 महीने बाद इस दिन ज़रूर फ़ोन आएगा, लेकिन जब रात हो गई, तारीख बदल गई, बेटे का बर्थडे बीत गया, तब सैली को पहली बार चिंता हुई कि माँ जो हमेशा अपने बेटे को इतना मानती है और उसका बर्थडे कभी मिस नहीं करती, उसकी बर्थडे की ख़ास तौर पर तैयारी करती है, ऐसी क्या बात हो गई कि उसने अपने बेटे को भी बर्थडे पे फ़ोन नहीं किया। अब यहाँ से उसकी परेशानी शुरू हुई। इसके बाद उसने पता लगाना शुरू किया जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू। अब उसे भी कोई जानकारी नहीं। फिर इसने कहा अच्छा चलो मम्मा के बैंक से पता करते हैं। अब जब उसने पता करना शुरू किया तो अजीब अजीब चीज़ें पता चलनी शुरू हुई सैली को। पहली चीज़ ये पता चली कि इंग्लैंड जाने से पहले माँ ने उसका जो मकान था वो बेच दिया, और इस मकान को बेचने की कोई खबर न बेटी को थी न बेटे को थी। अब ये बड़ी अजीब बात थी क्योंकि मैरियन अपने बच्चों से हर चीज़ शेयर करती थी, लेकिन यहाँ ये है कि पूरी प्रॉपर्टी बेच दी और माँ ने अपने बच्चों को बताया नहीं। दूसरा, फिर वो जब बैंक गई तो पता चला कि इन 4 महीनों में लाखों रुपए बैंक से निकले हैं, और इन 4 महीने में जब वो जिस दिन गई थी उससे कुछ दिन पहले भी पैसे विड्रॉल हुए थे। अब उसे चिंता हुई कि इतने सारे पैसे निकले, घर भी बेच दिया, स्कूल में इस्तीफ़ा दे चुकी है। तो माँ तो ये कह कर गई थी कि लंदन में कुछ दिन घूमेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ और इशारा कर रही हैं। अब सैली को कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ। वो सीधे पुलिस के पास पहुंची और उसने कहा कि मेरी माँ जून से गई हुई है और अब करीब अक्टूबर-नवंबर आ गया और माँ का कोई फ़ोन नहीं, कोई आता पता नहीं, कोई सुराग नहीं है, और उन्होंने घर बेचा, इस्तीफ़ा दिया, और बैंक से उनके बहुत सारे पैसे लगातार निकल रहे हैं। तो मुझे डर है उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने कहा ठीक है। उन्होंने मामले को दर्ज किया और तलाश शुरू की। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश के दौरान इधर उधर जिन्होंने घर बेचा वहाँ गए, स्कूल गए और फिर बैंक पहुँचे। जब बैंक पहुँचे और बैंक के ऑफिशियल से बात की तो बैंक वालों ने कहा कि ये जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जो विड्रॉल हुए, वो किसी थर्ड पर्सन ने नहीं किया, बल्कि जो अकाउंट होल्डर उन्होंने किया है, और हमें इसमें कोई शक भी नहीं है। तब ऑस्ट्रेलियन पुलिस को लगा कि ये जो माँ है वो अपने आप पैसे निकाल रही है, अपने ऊपर खर्च कर रही है। फिर पुलिस ने कहा कि शायद माँ जो है वो अपने बच्चों से खुद ही दूर रहना चाहती है, अपनी ज़िंदगी ऐश से जीना चाहती है, इसलिए प्रॉपर्टी बेचकर पैसे खर्च कर रही है, और इन चीज़ों से वो बच्चों को कोई चीज़ बताना नहीं चाहती है। तो माँ अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों से अलग है। ये मानते हुए ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने जो मिसिंग है उसकी कोई मिसिंग पर्सन में उनका एक रिकॉर्ड होता है, एक केस दर्ज किया जाता है, तो उनका नाम मिसिंग पर्सन में नहीं रखा मैरियन का, और कहा कि वो अपने आप गई, अपनी मर्जी से गई हैं, शायद आप लोगों से दूर रहना चाहती हैं और वो अपने आप लौट आएंगी। अब यहाँ पर सैली को बड़ा झटका लगा। उसे लगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि माँ मुझसे और मेरे भाई से, दोनों से अलग। तो उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस ने कहा कि देखिए हमारे पास जितने भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आई उससे ही पता चल रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई और आप लोगों से शायद दूर रहना चाहती हैं। अब सैली को भी फिर दिमाग में ये सारी बातें आने लगी कि शायद पुलिस वाले सच कह रहे हैं, माँ हम लोगों से ऊब गई हो, अलग ज़िंदगी अपना गुजारना चाहती हो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, पुलिस ने भी इस केस में कुछ किया नहीं। इधर महीने साल में बदले, फिर सैली की शादी हो गई। शादी के बाद सैली के 2 बच्चे हो गए। उधर थोड़ा और वक्त बीता, कोई फ़ोन नहीं आ रहा माँ का। अब सैली के फादर यानी कि मैरियन के हस्बैंड की डेथ हो गई, तब भी कोई फ़ोन नहीं। हस्बैंड के डेथ के कुछ वक्त के बाद मैरियन के बेटे ने, इकलौते बेटे ने सुसाइड कर लिया, तब भी कोई खबर नहीं आई। फैमिली में 2 मौत हो गई, बेटी की शादी हो गई, बेटी के शादी के बाद बच्चे हो गए, लेकिन माँ की कोई जानकारी नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। 97 से अब 2009 आ गया, मतलब करीब 12 साल हो गए। इन 12 सालों में पूरी दुनिया बदल चुकी थी सैली की। माँ गायब थी, पिता की मौत हो गई, भाई ने खुदकुशी कर ली, खुद वो 2 बच्चों की माँ बन गई,
लेकिन उसकी अपनी माँ का कोई अता पता नहीं। उसे लगा कि इस मामले में पुलिस के पास जाना भी अब बेकार है, क्योंकि पुलिस ने कभी मिसिंग पर्सन की फाइल में नाम तक नहीं लिखा। लेकिन उसे ये था कि उसे बस एक सवाल का जवाब चाहिए था कि आखिर मेरी माँ हम लोगों को यूं छोड़कर क्यों गई, हम लोगों ने क्या गलती की जो उसने अपने बच्चों से दूरी बना ली, घर बेच दिया, नौकरी छोड़ दी, तमाम पैसे जो है वो मोटी मोटी रकम बैंक से निकाल रही है, और पुलिस कह रही है कि वो शायद आप लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहती है। और पूरी ज़िंदगी जब तक माँ और बेटी साथ रहे, बेटा साथ रहा, तो कभी ये एक पल को भी फील नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये जो जिस फादर की डेथ हुई बाप की, उससे ही दोनों बच्चे पैदा हुए थे, जो लास्ट हस्बैंड था मैरियन का। तो उसे लगा कि हमारा जो रियल बाप था उसकी मौत की भी खबर शायद मिली हो, तब भी नहीं आई, बेटे की खुदकुशी की खबर तब भी नहीं आई। तो माँ के साथ ऐसा क्या हुआ, या हम लोगों ने ऐसा क्या किया कि उसने हम सबको छोड़ दिया। अब वो जब खुद 2 बच्चों की माँ बन गई, तब उसे इस बात का और ज़्यादा ज़ोर से एहसास होने लगा कि एक माँ और माँ का प्यार क्या होता है। उसने ठान लिया 2009 में कि अब चाहे कुछ हो जाए, मैं अपनी माँ को खुद ढूंढूंगी, चाहे पुलिस ढूंढे ना ढूंढे, और मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए एक बार माँ से आमने सामने बैठकर कि उसने हम सबको यूं क्यों अकेला छोड़ दिया और क्यों खुद कहीं गुम हो गई। अब सैली ने एक डिटेक्टिव को हायर किया, उसके हस्बैंड ने भी इस काम में उसकी मदद की, और उसने डिटेक्टिव को सारी बातें बताई। डिटेक्टिव ने कहा ठीक है। अब वो लग गया 1997 में गायब हुई मैरियन की तलाश में। काफ़ी वक्त लगा। एक रोज़ डिटेक्टिव कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ सैली के सामने आता है, और जो चीज़ें बताता है, पहली बार सैली के पैरों तले ज़मीन खिसकती है। उसे लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उसने प्रूफ रखे सामने। उसने कहा कि तुम्हारी माँ जब जून 1997 में लंदन गई थी, उसके कुछ महीने के बाद ही ऑस्ट्रेलिया लौट आई थी। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उसने अपनी सच्चाई दुनिया से छुपाई। उसने यहाँ आने के बाद अपना नाम चेंज कर लिया। मैरियन बाटर से उसने नया नाम रखा, फ्लोराबेला नतालिया मैरियन रिमेकेल। तभी उसने अपना नया नाम रखा था। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि वो जून में गई थी और अगस्त में ऑस्ट्रेलिया लौट आई थी। अगस्त में लौट कर आने के बाद उसने अपने आप को यहाँ दिखाया था कि वो लग्जमबर्ग में रहने वाली एक हाउसवाइफ है, और यहीं पर अब वो एक नए नाम के साथ रहने लगी। अब जब ये सारी चीज़ें आई और उससे जुड़े हुए कुछ कागजात दिखाए गए इस नाम के साथ, तो वो हूबहू मैरियन से मिल रहे थे। अब सैली को कोई शक नहीं था कि डिटेक्टिव सच बोल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उसने अपना नाम क्यों बदला, अपनी पहचान क्यों छुपाई, और वापस ऑस्ट्रेलिया में आकर रही और अपने बच्चों से दूर क्यों रही। इसकी वजह क्या हो सकती है। अब उसे यह था कि किसी भी कीमत पर अपनी माँ का पता लगाना है, इन नई पहचान नए नाम के साथ। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, पुलिस के पास गई। फिर पुलिस ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गई हैं। अब डिटेक्टिव ने ये सारी जानकारी तो दे दी थी। तभी पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में एक क्राइम पॉडकास्ट, जिस पे तमाम क्राइम की खबरें, ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो सैली हर तरफ से परेशान थी। डिटेक्टिव ने सारी खबर दे दी, पुलिस ने मदद नहीं की। सैली को लगा अब क्या करे। तो उसे पता चला कि एक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक क्राइम पॉडकास्ट है, जहाँ पे इस तरह की स्टोरीज को सुनाया जाता है। उसने उस क्राइम पॉडकास्ट को कांटेक्ट किया और अपनी माँ की कहानी सुनाई। पूरी कहानी जब सुनी तो क्राइम पॉडकास्ट वालों को भी लगा कि ये बहुत ही मिस्टीरियस है। उन्होंने फिर पूरी कहानी को लोगों को तक पहुंचाया और इसका नाम दिया था द लेडी वैनिशेस, जो गायब हो गई। तो जब ऑस्ट्रेलिया के क्राइम पॉडकास्ट पर मैरियन की कहानी उसकी बेटी सैली की जुबानी लोगों ने सुनी, तो सभी चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर यूं गायब हो सकती है और वापस ऑस्ट्रेलिया में आए और फिर भी ना अपने बच्चों से मिले, अपना नाम बदल कर रहे, पहचान बदल कर रहे। ऐसी क्या वजह है। तो वो जो मोटिव और मकसद और जो वजह है, लोगों को वो अपील कर रहा था कि आखिर एक माँ ऐसा क्यों कर सकती है। और एक बेटी इधर
जिसके मन में ये सवाल है कि आखिर उसकी माँ ने उन लोगों को क्यों छोड़ा, उसका उसे जवाब चाहिए था। तो जब ये क्राइम पॉडकास्ट पर खबर आई तो इस स्टोरी ने फिर एक बार जोर पकड़ लिया, हर तरफ इसकी बातें होने लगी। अब जब बातें होने लगी फिर न्यूज़पेपर में खबरें छपी। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर आ गया कि आखिर एक ऐसा केस, क्योंकि इसमें पुलिस की भी पोल खोली गई थी कि कंप्लेन किया था बेटी ने, लेकिन पुलिस वालों ने मिसिंग पर्सन तक की रिपोर्ट में उसका नाम नहीं डाला। तो पुलिस के ऊपर आया कि एक बेटी अपनी माँ की तलाश कर रही है, वो भी अकेले, ये क्या सिस्टम है, आपको उसकी इस तलाश में मदद करनी चाहिए। तो जब आवाज़ उठी अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तब फिर ऑस्ट्रेलियन पुलिस प्रेशर में आई। 2019 में फिर ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने तय किया कि वो इस केस की दोबारा तफ्तीश करेगी। अब उन्होंने मिसिंग पर्सन में नाम डाला मैरियन का, और इसके बाद लग गई जांच में। जो डिटेक्टिव ने अब तक सारी चीज़ें थी वो उनके पास आई। अब जब ये सारी चीज़ें आई, उस वक्त नाम आई कि उसने अपना नाम वाम बदल लिया था। तो इस तफ्तीश के दौरान एक शख्स का नाम पहली बार पुलिस के सामने आया। इस शख्स का नाम था रिक ब्लम। रिक ब्लम एक करीब 83 साल की उम्र का शख्स। और जब इसकी कहानी आई तो कहीं ना कहीं रिक ब्लम का नाम इसलिए आया कि यह मैरियन को जानता था। अब कैसे? तो उसमें पहले रिक ब्लम के सामने कहानी आई। कहानी ये थी कि ये एक ऐसा शख्स था जो अकेली औरतें थीं ऑस्ट्रेलिया में जो रहती थी, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता था, कुछ लोगों से शादी भी करता था और फिर उनके सारे पैसे लूट कर निकल लेता था। नाम और हुलिया बदलने में ये माहिर था। तो इसने कम से कम 17 बार तो अपने नाम बदले होंगे। और इस दौरान में करीब न मालूम अनगिनत कितनी ही ऐसी औरतों को जो सिंगल थीं, अकेली थीं, अपनी फैमिली से अलग रहती थीं, उनको अपने जाल में फंसाया और फिर उनको लूटा, उनसे दोस्ती की और फिर निकल भागा। तो जब रिक ब्लम, चूंकि पुलिस के रिकॉर्ड में ये था और चूंकि जो एज थी सैली की माँ की वो बड़ा फिट बैठ रही थी कि इसके शिकार जो थे रिक ब्लम के वो उसी एज की औरतें होती थी। तब पुलिस ने रिक ब्लम के ऊपर नज़र रखी, उससे पूछताछ शुरू की। फिर उस दौर में लौटी जब 97 में यह गायब हुई थी। तो जब रिक ब्लम से पूछताछ हुई और तस्वीर दिखाई गई, उसने कहा मैं जानता हूँ मैरियन को और मैं मिला हूँ। अब इसके बाद पुलिस ने और गहराई से तफ्तीश की। तो जब गहराई से तफ्तीश की तो पुलिस के सामने एक 1994 का एक ऐड आया सामने अखबार में, जो रिक ब्लम से पूछताछ के बाद उसके घर से ही मिला। एक अखबार में एक ऐड दिया गया था। उस ऐड में वन लाइनर ऐड था। ऐड में लिखा हुआ था सिंगल, टॉल, डार्क, सोबर एंड नॉन स्मोकर, यानी अकेली, लंबी, थोड़ी डार्क कलर, अच्छे नेचर की और नॉन स्मोकर जो सिगरेट न पीती हो, लुकिंग फॉर ए रिलेशनशिप विद अ व्यू टू मैरिज। मतलब एक रिश्ते के लिए चाहिए और ये भी है कि शायद शादी भी करने आगे चलकर। तो ये एक वन लाइनर ऐड छपा कि सिंगल, टॉल, डार्क, सोबर एंड नॉन स्मोकर, लुकिंग फॉर ए रिलेशनशिप विद अ व्यू टू मैरिज। अब जब ये पुलिस के हाथ में ये ऐड मिला 1994 के एक अखबार में छपा हुआ, तो उन्होंने रिक ब्लम से पूछा। तो पता चला कि पुलिस की तफ्तीश के बाद कि इस ऐड को देखकर खुद सैली की मां ने अप्रोच किया। सैली की मां मैरियन, 3 शादी हो चुकी थी, तीनों नाकाम, बच्चे बड़े हो गए थे। उसे लगता था कि उसका कोई अपना साथी हो, और इस ऐड को देखकर और फिर रिक ब्लम से मिलकर वो उससे काफ़ी प्रभावित हो गई। तो पुलिस का कहना है कि इस ऐड के बाद मैरियन ने रिक ब्लम को अप्रोच किया और दोनों मिले। लेकिन यहाँ पे एक इशू और था कि मैरियन 97 में गायब हुई, जून में। ऐड अखबार में 1994 का था। इसका मतलब है कि 3 साल से वो रिक ब्लम को जानती थी और उसने इस बारे में अपने घर वालों में किसी को, अपनी बेटी, बेटा, किसी को नहीं बताया। और ख़ुद इस बात की गवाही सैली ने दी कि कभी उसकी माँ की ज़िंदगी में कोई चौथा आया है, क्योंकि बच्चों का ये कहना था कि हमें तो खुशी होती, 3 बार शादी हो चुकी थी, नाकाम थी, लेकिन इस उम्र में अगर माँ को कोई साथी मिले। लेकिन मैरियन ने बात अपने फैमिली से भी छुपा कर रखी। तब जो पुलिस की तफ्तीश हुई उसमें यह था कि इस ऐड के बाद मैरियन मिली रिक ब्लम से
और फिर शायद रिक ब्लम ने उसके जो सारे उस वक्त फिर मकान जो बेचे जाने से पहले उसके जो पैसे निकले सब कुछ, वो रिक ब्लम ने उसको उसी तरह से लूट लिया जैसे बाकी औरतों के साथ उसने किया। लेकिन रिक ब्लम ने इन सारे इल्ज़ामों को खारिज कर दिया। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, हम मिले भी थे लेकिन हमने शादी नहीं की। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं मालूम। और ऐड के बारे में भी उसने ये कहा कि हाँ ये ऐड मैंने दिया। इस बात पे भी वो एग्री कर गया कि मैंने कई बार अपने नाम बदले हैं, नाम बदल बदल कर ऐड दिया है। और 1994 से मैं मैरियन को जानता था, लेकिन उसकी गुमशुदगी में मेरा कोई हाथ नहीं है। अब 83 ईयर ओल्ड रिक ब्लम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। पुलिस हर तरफ से पूछताछ कर चुकी है। कई ऐसी औरतें सामने आ गई इस कहानी के सामने आने के बाद कि उसने लूटा, रिक ब्लम ने उन औरतों को बेवकूफ़ बनाया, उनके पैसे लूटे। लेकिन मैरियन को उसने लूटा, उसके साथ था, लंदन साथ गया, या मैरियन का क्या हुआ, इससे जुड़ा हुआ एक भी प्रूफ, एक भी सबूत ऑस्ट्रेलियन पुलिस फिलहाल अब तक सामने नहीं ला सकी। अब इसमें कई चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में लगातार बातें हो रही हैं। एक ये कि मैरियन अब जिंदा है भी कि नहीं, क्योंकि रिक ब्लम हो सकता है घर बेचना और इतने सारे पैसे, और अगर वो उसको कुछ सच्चाई पता चल गई हो तो उसको जाके उसका राज नग आम कर दे, फाश कर दे, इसलिए उसने उसको रास्ते से हटा दिया हो। लेकिन अगर रास्ते से हटा दिया हो और अगर मैरियन जिंदा नहीं है तो फिर उसकी लाश क्यों नहीं मिली, कहाँ है? और अगर है तो कोई क्या ऐसी वजह हो सकती है कि वो अपनी बेटी से छुपी हुई है? जब इतनी सारी चीज़ें तमाम लोग सामने आएंगे तो वो क्यों नहीं सामने आ रही है? तो ऑस्ट्रेलियन पुलिस के लिए अभी भी ये रहस्य है कि आखिर मैरियन की सच्चाई क्या है। रिक ब्लम टूटा नहीं, जितना उसने बताया उतना ही, और उसके खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा जिससे पता चल सके कि मैरियन की गुमशुदगी के पीछे उसका हाथ है जो 29 साल से गायब है, बल्कि 26 साल से गायब है। तो इसलिए रिक ब्लम के ऊपर उसकी गुमशुदगी का केस भी नहीं चल सकता जब तक कोई ठोस सबूत ना हो। लेकिन मैरियन सामने भी नहीं आई अब तक, जिंदा है कि नहीं है तो कहाँ है, गुमशुदगी के पीछे की वजह क्या है, बच्चों से दूर जाने की वजह क्या है, सारी चीज़ें मिल गई। लेकिन सैली को इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले, और सैली अब भी बेचैन है अपनी माँ के उस सच को जानने के लिए कि आखिर उसकी माँ अचानक क्यों गायब हो गई अपने बच्चों और सबको छोड़कर। तो इस ऐड को लेकर ऑस्ट्रेलिया में आज भी चर्चा है, और अब पुलिस ने बाकायदा इनाम का ऐलान कर दिया है कि अगर मैरियन की गुमशुदगी से जुड़ी हुई जानकारी कोई आकर सामने देता है तो उसे एक मोटी रकम इनाम में दी जाएगी। और शायद अभी हाल फिलहाल का ये ऑस्ट्रेलिया का, चूँकि ये ऐड इस वक्त सुर्खियों में है वहाँ, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चैनल हो, वहाँ इन खबरों को बहुत ही प्रमुखता से ली गई है, क्योंकि कहानी इतनी रहस्यमयी है कि एक औरत की गुमशुदगी और वजह पता नहीं, बेटी को मालूम नहीं कि माँ उससे दूर क्यों गई, और वो है भी कि नहीं है। तो इनाम का ऐलान किया गया है, जो भी मैरियन के बारे में जानकारी देगा पुलिस को उसे इनाम दिया जाएगा। और अगर इस केस का कोई अंजाम होता है, सॉल्व होता है, इसके अपडेट आते हैं तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। आज आपके सामने दो कहानी लेकर हाजिर हुआ, और ये दोनों कहानी इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि दोनों ही कहानियाँ बेचैन करने वाली हैं। पहली कहानी एक पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस वाले एक शख्स को कैसे मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तमिलनाडु की ये कहानी। दूसरी कहानी गोवा की है, ये और भी बेचैन करती है। एक बाप अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए 17 साल के एक लड़के पर बीच सड़क तेजाब की बाल्टी पलट देता है। लड़का इस वक्त नाजुक हालत में गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट है, 80% से ज़्यादा बर्न है। शुरुआत तमिलनाडु की इस कहानी से। वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, कुछ गाइडलाइंस हैं, तो तस्वीरें स्टिल आपको दिखाता हूँ। अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आती नहीं, क्योंकि आती तो फिर तो वैसे ही भेद खुल जाता, पर किसी की हिम्मत थी, चुपचाप से किसी दीवार के झरोके के पीछे खड़ा होकर अपने मोबाइल से उसने ये शूट किया। इस तस्वीर में जो वीडियो है इसमें 4 पुलिस वाले हैं, 3 तो कैमरे में कैद हुए, चौथा नहीं हो पाया, और एक शख्स है जो ज़मीन पर बैठा हुआ है। पुलिस वाले सादी वर्दी में है,
उनके हाथों में प्लास्टिक और स्टील के रॉड है, प्लास्टिक की पाइप और स्टील के रॉड, और बेतहाशा उसे मार रहे हैं। बाद में उस शख्स की मौत हो जाती है। शायद ये कहानी दब जाती, लेकिन इस एक वीडियो ने पूरे तमिलनाडु में इस वीडियो को वायरल कर दिया और अब तमिलनाडु में हर कोई इस वीडियो के बारे में बात कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जून को। 27 जून की बात थी। तमिलनाडु में एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, मदापुरम कलियम्मन मंदिर। इसी मंदिर में एक माँ बेटी दर्शन के लिए जाते हैं। जो माँ थी उनकी उम्र करीब 70 साल थी, बुजुर्ग थी, ठीक से चल नहीं पाती थी, तो अपनी बेटी के साथ गई थी। माँ का नाम था शिवगामी और बेटी का नाम निकिता। दोनों मंदिर के बाहर पहुँचते हैं। वहाँ पार्किंग में अपनी उनको गाड़ी लगानी थी, कार, जगह मिल नहीं रही थी। इत्तेफाक से इसी मंदिर की सिक्योरिटी में एक गार्ड था जिसका नाम अजीत, उम्र 27 साल। माँ बेटी गुजारिश करती हैं अजीत से कि उन्हें दर्शन के लिए जाना है, वो चल ठीक से पा नहीं रही हैं, तो क्या तुम हमारी कार को पार्क कर दोगे। अजीत उनकी मदद करता है, कार पार्क कर देता है, वो चाबी देकर चली जाती हैं। दर्शन करने के बाद दोनों लौटती हैं, कार के अंदर बैठती हैं तो देखती हैं कि कार में एक बैग था, बैग का जिप खुला हुआ है और उसके अंदर करीब 80 ग्राम गोल्ड, सोने के जेवर थे, वो गायब है। वो पूछती हैं, अजीत कहता है मैंने तो सिर्फ गाड़ी पार्क की है। माँ बेटी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हैं। अब पुलिस की टीम वहाँ पहुँच जाती है। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, अजीत को के खिलाफ ही माँ बेटी ने बयान दिया। पुलिस अजीत को ले जाती है, उसके भाई नवीन को ले जाती है, पूछताछ करती है और फिर 27 जून फ्राइडे की शाम को ही उसे छोड़ देती है। अब अजीत वापस लौट आता है। तब भी उसे पुलिस वालों ने मारा पीटा, लेकिन उसने कहा मैं बेकसूर हूँ। अब 28 जून की तारीख आ गई। माँ बेटी फिर पुलिस के पास पहुँची। पुलिस ने इस बार फिर से अजीत और उसके भाई को उठाया और उसकी खूब पिटाई की। पिटाई करने के बाद अब पुलिस ने नवीन को तो छोड़ दिया और नवीन के सामने अजीत की पिटाई की थी, लेकिन अजीत को कस्टडी में रखा। इसके बाद उसी दिन 28 जून को पुलिस वाले अजीत को अपने साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का दफ्तर है, उसके पीछे गौशाला है, उस गौशाला में ले जाते हैं। ये जो वीडियो है ये उसी गौशाला की है। वहाँ ले जाने के बाद अब 4 पुलिस वाले लेकर गए। उन्होंने स्टील के रॉड, लोहे के पाइप से अजीत को पीटना शुरू किया और पीटते पीटते हालत ये हुई कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। पुलिस वाले घबराए, उसे पास में उठाकर एक थिरुपुवनम अस्पताल है वहाँ ले गए। अस्पताल वालों ने देखा, उन्होंने कहा कि भाई इसकी हालत तो बहुत गंभीर है, तो यहाँ इलाज हो नहीं सकता। पुलिस वाले और घबराए और उसे फिर लेकर भागे शिवगंगई सरकारी अस्पताल। वहाँ ले जाने के बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन वहीं उसी अस्पताल में अजीत की मौत हो गई। अब अजीत की मौत हो गई, उसके बाद भी ये मामला शांत था। इत्तेफाक से अजीत की मौत के बाद ये वीडियो जो किसी ने उस गौशाला में बड़ी खामोशी से अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, ये पब्लिक डोमेन में आ गई, सोशल मीडिया पर आ गई। अब जैसे ही ये वीडियो आई, तमिलनाडु में हंगामा मच गया। इसके बाद अब पुलिस को सफाई देना पड़ा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कमाल देखिए तमिलनाडु पुलिस की। एफआईआर में पुलिस ने कहानी ये लिखी कि माँ बेटी की शिकायत पर 80 ग्राम सोने के उस जेवर को तलाश करने के लिए उन्होंने अजीत को उठाया था, उससे पूछताछ की। अजीत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर उसने कहा कि उसने गौशाला में उस जेवर को छुपा कर रखा गया। इसलिए 4 पुलिस वाले इंस्पेक्टर और डीएसपी के कहने पर अजीत को उस गौशाला में ले गए ताकि उस जेवर की रिकवरी करा सकें। लेकिन वहाँ अचानक पुलिस कस्टडी से वो भागने लगा। भागते हुए वो गिर गया। गिरने से उसे चोट लग गई, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था और वो मर गया। ये पुलिस की कहानी एफआईआर में, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा ये दस्तावेज रिटन कानूनी। अब इसी एफआईआर के ऊपर आ जाइए कि पुलिस ने, लड़की ने 27 जून को कंप्लेंट की। पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। 27 को भी उठाया अजीत को, नो कंप्लेंट। 28 को फिर से जो माँ बेटी हैं वो पुलिस के पास गई, उन्होंने फिर से अजीत को उठाया। अजीत के भाई के सामने अजीत को पीटा, फिर उसे छोड़ दिया, लेकिन अजीत को पकड़े रहे और बिना एफआईआर दर्ज किए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अब उसके बाद उसको फिर से गौशाला में ले जाते हैं और कहते हैं कि यहीं उसने जेवर छुपाया और मिर्गी का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। सवाल ये है कि अगर उसने गौशाला में जेवर छुपाया तो क्या वो बरामद हुआ? बिल्कुल नहीं। सवाल ये भी है कि कंप्लेंट पे आप किसी को उठाते हैं तो एफआईआर तो दर्ज करेंगे ना। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में भी पेश करना होगा, वरना वो इलीगल कस्टडी है, पर आपने वो भी नहीं किया।
और अगर ये कैमरे में शूट ना होता तो ये पिटाई विटाई की बात तो कभी सामने आती ही नहीं। पुलिस की कहानी यही होती कि वो भाग रहा था, दौरा पड़ा, गिर गया, चोट लगी, मर गया। लेकिन ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे पुलिस कस्टडी के अंदर एक शख्स का खुद पुलिस वाले कत्ल कर रहे हैं। ये लाइव मर्डर है कैमरे पर। और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। तमिलनाडु में पिछले 4 सालों में ये 31वीं पुलिस कस्टडी में हुई मौत है। यानी पुलिस कस्टोडियल के अंदर मर्डर का ये 31वां मामला है। 31वां शिकार अजीत बना है। अब जब ये मामला हुआ, कुछ लोग पहुंच गए। खुद मद्रास हाईकोर्ट ने सुमोटो ले लिया, स्वतः संज्ञान, क्योंकि वीडियो अब हर जगह तैयार रहा सोशल मीडिया पर। तो मद्रास हाईकोर्ट भी तो तमिलनाडु में ही है। जजों ने देखा, जब जजों ने देखा तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने सुमोटो लेते हुए पुलिस, सरकार, सबको नोटिस जारी किया। फिर एक मजिस्ट्रेट साहब गए। मजिस्ट्रेट साहब ने उस गौशाला की पूरी जांच की, अपनी रिपोर्ट, तस्वीर सारी कोर्ट के सामने पेश की। उन तस्वीरों में वो प्लास्टिक के पाइप, वो स्टील के रॉड और अजीत के जिस्मों पर जो जख्म थे, उन सारी चीज़ों की तस्वीरें मद्रास हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच के सामने पेश की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अजीत के जिस्म पर 40 से ज़्यादा जख्म के निशान थे, लेकिन उसकी मौत इन 40 जख्मों से नहीं हुई, बल्कि उसकी मौत उन अंदरूनी जख्मों से हुई जो न तस्वीर में दिखाई दे सकती थी और न ही बताई जा सकती थी। जब इन सारी चीज़ों को देखा तो मद्रास हाई कोर्ट के एक जज ने कहा, रिकॉर्ड पर है, कि क्या वो एक टेररिस्ट था? क्या बिना एफआईआर दर्ज किए हुए आप इस तरीके से पीटोगे, इस तरीके से मारोगे? लेकिन साहब ये तो है कि भेद खुल गया, सामने आ गई कैमरे के सामने। वरना पुलिस कस्टडी एनकाउंटर, जो मैं बार बार कहता हूँ, इसी तरीके से लोग मारे जाते हैं। कायदे से कानून उनका कत्ल करता है। ये पुलिस कस्टडी में हुई एक मौत नहीं है, ये पुलिस कस्टडी में एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। और क्या किया तमिलनाडु सरकार ने? 4 जो पुलिस वाले थे उन्हें सस्पेंड करके अरेस्ट कर लिया। एक जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया, बस ख़त्म। और ये इतिहास है कि तमिलनाडु में पिछले 4 सालों में जो 31 कस्टोडियल डेथ हुई है, उनमें जितने भी पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, अरेस्ट किया गया, वो सब बरी हो गए। फिर बाद में उनकी बहाली हो गई और अब भी अलग अलग जगहों पर ड्यूटी पे है। इस केस में भी अगले 3-6 महीने के अंदर ये किसी और थाने में पोस्टिंग पा चुके होंगे। पर अजीत जैसे लोगों का क्या? तो कस्टडियल डेथ के मामले में या एनकाउंटर के मामले में हमारा पूरा देश एक, फिर वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक या इधर से उधर तक कहीं भी हो, एक ही जैसे। ऐसा नहीं है कि कोई एक आध स्टेट पाक साफ हो। बस ऐसा है कि बीच बीच में ऐसे सबूत सामने आ जाते हैं, ऐसे जिंदा सबूत जिनको देखकर आप मुंह फेर ही नहीं सकते। अब वो 27 साल का अजीत सोचिए, जिसके भरोसे पे उसकी माँ, जवान लड़का, मौत हो गई, जेवर मिला नहीं। बल्कि जिन माँ बेटी ने कंप्लेंट की थी अजीत की, जब उन्हें पता चला और उन्होंने ये वीडियो देखा, उन्हें भी अफसोस है कि काश वो कंप्लेंट ही ना करती, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी चोरी गई चीज़ें वापस मिल जाएं। उनका मकसद ये नहीं था कि उनकी चोरी गई चीज़ों के बदले में पुलिस किसी की जान ले ले। आज उन्हें भी अजीत की मौत पर अफसोस है। तो ये लाइव मर्डर पुलिस कस्टोडियल कस्टडी के अंदर। अब आइए अपनी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। गोवा, नॉर्थ गोवा। मंडे यानी कल की बात है। ये सुबह 17 साल का एक लड़का ऋषभ कॉलेज जाने के लिए घर से निकला। उसके पिता हमेशा उसको बस स्टॉप तक अपनी स्कूटी पर छोड़ा करते थे। कल भी निकले और घर से नॉर्थ गोवा में एक धारगलिम हाईवे है, उसी धारगलिम हाईवे के एक बस स्टॉप पर हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह, ऋषभ के फादर ने अपने बेटे को ड्रॉप किया और उसी स्कूटी से अब वो वापस घर लौट गए, क्योंकि बस थोड़ी देर के बाद आ जाती। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ऋषभ कॉलेज में। पिता चले। पिता के जाने के बाद अचानक सुबह 7:45 का वक्त है, एक शख्स ब्लैक रेनकोट और हाथों में दस्ताना पहने स्कूटर पर उसी बस स्टॉप के करीब आता है। स्कूटर रोकता है।
उसके स्कूटर पर उसने अपने दोनों पैरों के बीच में एक वाइट रंग कलर की एक बाल्टी रखी हुई थी और साथ में एक जग। स्कूटर को रोकता है, जग उठाता है और स्कूटर उसने बिल्कुल ऋषभ के बराबर में रोका। ऋषभ बेफिक्र उस आए हुए अनजान शख्स से, लेकिन तभी वो शख्स अचानक उसी जग से बाल्टी में जो काले रंग की चीज़ थी उसको भर कर निकालता है और ऋषभ की तरफ उछाल देता है। इसके बाद वो फिर से जग भरता है, फिर से ऋषभ पर फेंकता है। लगभग 1/3 बाल्टी वो खाली कर देता है और ऋषभ इधर पूरे सर से पैर तक उसे लग रहा है जलन हो रही और ज़मीन पर गिर पड़ता है। आसपास में कुछ लोग थे, जब तक वो भी कुछ समझते संभलते तब तक स्कूटर वाला उस प्लास्टिक की बाल्टी और जग को वहीं ज़मीन पर छोड़कर सड़क किनारे स्कूटर पर तेज़ी से निकल जाता है। इधर अब ऋषभ की हालत ख़राब। आसपास के लोगों ने देखा। बड़ी मुश्किल से ऋषभ ने अपना फ़ोन निकाला और एक शख्स को दिया। उसने कहा, ये मेरे पापा का नंबर है, आप उनको फ़ोन मिला दीजिए। उस शख्स ने फ़ोन मिलाया। पापा अभी जस्ट उसको छोड़कर घर पहुँचे थे। फ़ोन करने वाले ने कहा कि आपका बेटा यहाँ ज़ख्मी हालत में पड़ा है। वो बदहवास वापस स्कूटी पर आते हैं। ऋषभ की हालत देखकर दहल उठते हैं। सर से लेकर पैर तक उसके जिस्म लगभग जल रहा था। फ़ौरन उसे लेकर गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं, अलग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट डॉक्टर बुलाए जाते हैं। 80% बर्न था। उसकी दाहिनी आँख जल चुकी थी, दाहिने तरफ के बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा जल चुका था, क्योंकि जब वो जग से उसके ऊपर फेंका जा रहा था, बाल्टी में जो काले रंग की चीज़ थी वो कुछ और नहीं, एसिड, तेज़ाब था। वो तेज़ाब जो किसी को भी जला कर रखते। तो वही तेज़ाब ऋषभ पर फेंका गया था। उस अनजान शख्स ने फेंका था। बाल्टी भर कर लाया था, 1/3 खाली कर गया था। डॉक्टरों ने अब देखा 80% से ज़्यादा बर्न, अंदरूनी भी ऑर्गन पर असर पड़ा। प्लास्टिक सर्जन से लेकर बाकी के एक्सपर्ट्स बुलाए गए। इस वक्त भी ऋषभ उसी गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसकी हालत नाजुक है। अब जब ये सब कुछ हुआ, उधर पुलिस को खबर मिली। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंचती है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम, डॉग एक्सपर्ट सब पहुंचता है। वहाँ पुलिस जब जाती है तो उसे अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। वही सड़क किनारे एक बाल्टी सफ़ेद रंग की और उसमें काली काली कोई चीज़। फ़ौरन पता चल जाता है कि ये एसिड है। पास में वो जग भी था। अब पुलिस सारी चीज़ें उठाती है। चश्मदीद कुछ बस स्टॉप पर जो थे उनसे पूछती है। इत्तफाक से उनमें से किसी ने उस स्कूटर का नंबर नोट कर लिया था जिस पे वो अनजान शख्स आया था। उस स्कूटर के नंबर के ज़रिए पुलिस उसके मालिक का पता करती है तो पता चला कि उस शख्स का नाम नीलेश। पुलिस अब उसे ढूंढती है। उसके मोबाइल के नंबर के ज़रिए पता चला वो गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर के पास एक गांव है, वहाँ पर है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। अब सोमवार की शाम हो चुकी थी, लेकिन नीलेश उनके हाथ लग जाता है। पुलिस नीलेश को पकड़कर गोवा लाती है। उससे पूछताछ होती है। बिना ज़्यादा किसी मेहनत और कोशिश के नीलेश अपना जुर्म कबूल करता और कहता है कि हाँ, उस लड़के ऋषभ पर तेज़ाब मैंने ही फेंका। पुलिस पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? एक 17 साल का कॉलेज जाने वाला लड़का, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तब नीलेश बताता है कि 1 महीने पहले मई में इसी साल उसकी 17 साल की एक बेटी संदिग्ध तौर पर मारी जाती है। उसकी मौत हो जाती है। फिर जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि असल में नीलेश महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र और गोवा बॉर्डर के पास एक गांव है, वहीं पर बेटी को गोवा में अच्छे स्कूल में पढ़ाना था। उन्होंने अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब नीलेश काम के सिलसिले में खुद महाराष्ट्र में रहते, तो गोवा में नीलेश के एक साला यानी कि उनकी बेटी के मामा रहा करते थे। नीलेश की बेटी अपने मामा के घर पर रहकर स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसी स्कूल में उसकी मुलाकात ऋषभ से हुई। ऋषभ और नीलेश की बेटी में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता। 12वीं का एग्ज़ाम दिया। अब दोनों के रास्ते अलग हो गए। ऋषभ ने गोवा में एक कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन नीलेश की बेटी अब किसी और जगह थी। इसी बीच में अब इन दोनों का मिलना मिलाना भी कम हो गया। मई के महीने में एक रोज़ नीलेश की बेटी ऋषभ के घर पहुंच जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि हम दोनों में दोस्ती है, प्यार है, तुम हमसे दूर होते जा रहे हो। तब तक ऋषभ के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो उन्हें समझाते हैं
और फिर उससे कहते हैं कि देखो अब तुम ऋषभ को भूल जाओ और दोबारा इधर मत आना। इसके बाद नीलेश की बेटी घर लौट आती है, सदमे में चली जाती है, नींद की गोली खा लेती है। नींद की गोली खाने के बाद उसे उल्टियाँ आती हैं, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर तमाम कोशिश के बावजूद उसे बचा नहीं पाते और मई में ही नीलेश की बेटी की मौत हो जाती है। बेटी की मौत से पहले नीलेश को ये पता चल चुका था कि उस दिन जिस दिन इसने नींद की गोली खाई थी वो कहाँ गई थी, और उसे ऋषभ और उसकी दोस्ती के बारे में भी पता था। बेटी की मौत का सदमा नीलेश बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कहीं ना कहीं उसकी बेटी की मौत के लिए ऋषभ जिम्मेदार है, और बस उसी दिन से उसने तय किया कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेगा। तरीका सोचता रहा और आखिरकार उसने एसिड के जरिए ऋषभ पर हमला करने का फैसला किया। फिर उसने बाजार से तेजाब खरीदा, बाल्टी में भरा, रेकी की। उसे पता था कि ऋषभ कॉलेज कितने बजे जाता है, बस स्टॉप पर कब पहुंचता है, वापस कब आता है। सुबह चूँकि वक्त भीड़ कम होती है, लोग कम होते हैं, इसलिए उसने सुबह का वक्त चुना। और मंडे, सैटरडे, संडे के बाद कॉलेज खुला और वो दूर था। उसने देखा जैसे ही ऋषभ को उसके फादर ड्रॉप करके चले गए, वो करीब गया। रेनकोट पहने हुआ था, चेहरा छुपा हुआ था, हाथ में दस्ताने थे ताकि तेज़ाब से हाथ उसका न जले, और उसने जग से भर भर कर नीलेश पर तेज़ाब फेंका और वहाँ से निकल गया। गोवा पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद जब उसने सारी कहानी सुनाई, नीलेश के चेहरे पर कोई भी पछतावे का भाव नहीं था। उधर गोवा मेडिकल कॉलेज में ऋषभ का भी इलाज चल रहा है। हालत सीरियस है, डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कहानी का सबसे बेचैन करने वाला पहलू यह है कि एक तरफ एक लड़की है जिसकी 17 साल की वो भी थी, उसकी मौत हो गई। एक तरफ एक लड़का है जो उस लड़की का दोस्त था। अब इन दोनों की दोस्ती के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी। लड़की को लगा कि जिससे उसकी दोस्ती है वो उससे दूर हो रहा है। वो उसके घर जाती है, फिर लौटती है, फिर सदमे में जाती है, फिर जो भी कदम उठाती है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब लड़की के बाप को ये लगता है कि उसकी बेटी की मौत के लिए वो लड़का जिम्मेदार है, और फिर वो ये तेजाब से हमला करता है। इसे कहाँ से हम जस्टिफाई कर पाएंगे? हम कैसे कह पाएंगे कि एक बेटी की मौत का एक बाप ने ऐसा बदला लिया तो अच्छा किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कानून की नज़र में ये एक जुर्म है, किसी की भी जान लेना, उसको नुकसान पहुंचाना। लेकिन ये कहानी अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इसको लेकर हम सोचें क्या, कहें क्या। तो आप भी सोचिए, आपको लगता है आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब से ये स्टोरी सामने आई है, मतलब हमारे समझ ही भी नहीं आ रहा कि इस पर क्या सोचूं, कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जुर्म हुआ है तो फिर गलत ही गलत है। तो सोचिएगा और फिर बताइएगा ज़रूर। आज कहानी में इतना ही। जुर्म की दुनिया में अगर हम बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेजेडी, खून खराबा, रेप, डकैती और अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, सीरियल किलिंग। कई बार क्राइम में कॉमेडी भी होती है, और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। और दूसरा, इंसानी दिमाग का तो कहना ही क्या क्या सोच लेता है, क्या क्या फितूर, क्या क्या आइडियाज़, कैसे कैसे ख्याल किसी क्राइम को करने के लिए, किसी क्राइम को छुपाने के लिए, पुलिस कानून से बचने के लिए। ऐसी हज़ारों लाखों कहानियाँ, किस्से, ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। आज की जो कहानी है, उस कहानी को मैं सुनाऊं उससे पहले एक और मैं कहानी इसी क्राइम तक के एपिसोड में सुना चुका हूं। उसको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं, इसलिए कि कहीं ना कहीं बताऊंगा कि फिर क्यों सुनाया। क्राइम तक के इसी कहानी के एपिसोड में शायद 2-3 साल पहले एक कहानी सुनाई थी आपको। एक आर्मी अफसर की कहानी थी। वो इंडियन आर्मी में मेजर थे, डॉक्टर मेजर, क्योंकि पेशे से डॉक्टर थे और इसीलिए उनकी भर्ती हुई थी आर्मी में। तो उनकी पोस्टिंग असम में थी, और जिस छावनी में असम में जहाँ पे सारे जवान अफसर रहते थे,
उसी जगह वो रहते थे, उन्हीं घर मिला हुआ था सरकारी। उनकी वाइफ जो हैं वो भी डॉक्टर थी। उन्हीं के पड़ोस में एक उनके सीनियर कर्नल साहब भी रहते थे। कर्नल साहब की बीवी भी उनके साथ थी। कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि कर्नल साहब की पोस्टिंग कर दी गई सूडान किसी मिशन पर, और जो मेजर साहब की वाइफ थी, जो डॉक्टर थी, वहीं थी, उन्हें भी एक विदेश भेज दिया गया किसी असाइनमेंट पर। तो अब कर्नल की वाइफ और मेजर की वाइफ, बल्कि कर्नल साहब खुद और मेजर साहब की वाइफ दोनों विदेश में, इधर बचे सिर्फ मेजर और कर्नल की वाइफ। दोनों पड़ोस में रहते थे, मिलते जुलते थे, दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो दोनों को लगा कि शादी करनी चाहिए, लेकिन मसला ये था कि एक मेजर एक कर्नल की बीवी से प्यार कर बैठा है। अब कर्नल साहब का कद पद सब बड़ा है, दूसरा दोनों आर्मी में है, दोनों शादीशुदा हैं। अब शादी करे कैसे? ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कायदे कानून जो आर्मी के हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो दोनों चाहते हुए भी शादी नहीं कर सकते थे, पर दोनों प्यार करते थे। तभी मेजर साहब के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो ये शादी उन्हें करना है तो फिर मेजर को मरना होगा, यानी उन्हें खुद। अब वो सचमुच में मरना तो चाहते नहीं थे, न मर सकते थे, फिर शादी कैसे करते? तो उन्होंने अपनी मौत का एक नाटक रचा। उसी असम में एक पहाड़ी के ऊपर एक दिन अपनी गाड़ी ले गए और गाड़ी को बिल्कुल खाई के किनारे ऊपर खड़ी की, और फिर उस गाड़ी में एक सुसाइड नोट छोड़ा। घर के अंदर भी सुसाइड नोट पहले ही छोड़ कर आए थे, अपने हैंड रिटन, और गाड़ी को खाई से धक्का दे दिया, और उसके बाद वो गायब हो गए। असम से पहले बस से निकले, पटना पहुंचे, पटना से फिर अलग अलग शहर होते हुए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से फिर सांगली। अब इधर मेजर साहब गायब, उन्हें ढूंढा जा रहा है, काफ़ी तलाश की गई, मिले नहीं। इधर मेजर साहब की इस गुमशुदगी से 2-4 दिन पहले कर्नल साहब की बीवी असम छोड़कर अंडमान पहुंच जाती हैं। अब चूंकि इन दोनों के बीच का जो प्यार था वो किसी को मालूम नहीं था कि दोनों प्यार करते हैं, तो कर्नल की बीवी की गुमशुदगी और मेजर साहब का खुद गायब होना किसी को पता ही नहीं चला, कोई शक नहीं हुआ, दोनों कड़ियों को जोड़ा नहीं गया। लेकिन सुसाइड नोट मिला, उसमें लिखा था मैं डिप्रेशन में हूँ और ये हूँ, और मेजर साहब ने कहा मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो हो गया कि चलो खुदकुशी का मामला है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन कुछ वक्त के बाद, करीब 2 महीने के आसपास की बात है ये, 2000 शायद 7-8 की बात है। तो मेजर साहब के गुम हुए 2 महीने हुए थे। अचानक उनके मोबाइल का बिल उनके उसी सरकारी घर में आता है मेजर के। वो बिल जो है वो वहाँ के अफसर उठाते हैं, मेजर साहब तो मर चुके थे। तो उस मोबाइल के बिल को जब देखते हैं, इधर जो आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो तलाश कर रही है कि मौत की वजह क्या है, जांच वाँच, चूँकि बहुत सारी चीज़ें आर्मी में। तो जब उस मोबाइल बिल को भी उन्होंने अपनी तफ्तीश में जोड़ लिया, तो उसमें देखा अचानक कि एक नंबर है जो अंडमान का है, और मौत से पहले खुदकुशी जब उन्होंने किया, करीब 3:30 बजे ये के आसपास में कॉल था उसी डेट का, और 4 बजे के आसपास उनकी मौत की बात हुई। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को लगा कि ये अंडमान में किससे बात कर रहे हैं, तो पता चला कि वहाँ एक नेवी अफसर का नंबर है वो। अब उस नेवी अफसर तक टीम पहुंची तो पता चला कि नेवी अफसर ने कहा फ़ोन आया था, असल में उन्होंने अपनी एक महिला मित्र को यहाँ ठहराने का इंतज़ाम करने के लिए कहा था, तो मैंने ठहरा दिया। तो उन्होंने पूछा वो महिला मित्र कौन थी? तो उन्होंने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक जगह ठहरा दिया। तो अब आर्मी की टीम उस होटल में पहुंची, उसने कहा कि इतनी तारीख को कोई महिला आकर ठहरी थी। उन्होंने कहा हाँ। अब चूंकि पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है मेजर साहब की, कर्नल साहब की बीवी तो सीन में ही नहीं है, तो वहाँ उन्होंने कहा कि हाँ आई थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ हुलिया वुलिया बताए। तो जो हुलिया वुलिया बताया, उनमें से एक अफसर ने कहा कि ये तो कर्नल साहब की बीवी से हुलिया वाला मैच कर रहा और वो भी गायब है। फिर तस्वीर मंगाई गई, दिखाया गया होटल स्टाफ को, उसने कहा यहीं ठहरी थी। अब ये हुआ कि मौत से जस्ट पहले मेजर साहब फ़ोन कर रहे हैं, कर्नल की बीवी को वहाँ ठहरा रहे हैं, कर्नल की बीवी भी गायब है, तो ये इशू मामला क्या है। अब इसके बाद पूछा गया कि यहाँ से मैडम कहाँ गई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से उन्हें शायद पहले चेन्नई जाना था, और फिर चेन्नई के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे सांगली जाना है। अब ये अहम जानकारी मिली, तो फिर मेजर साहब की भी खंगाली गई कुंडली, पता चला वो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम लग गई पीछे, करते करते ये लोग सांगली पहुँचे। सांगली पहुँचे तो इन्हें पता था कि मेजर साहब डॉक्टर हैं और वो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, और कहीं ना कहीं वो बेरोजगार तो रहेंगे, नौकरी करेंगे। तो सांगली के हर छोटे बड़े अस्पताल में मिलिट्री के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की, और आखिरकार कामयाबी मिली। एक
अस्पताल में पता चला कि हाँ इस नाम के शख्स यहाँ काम करते हैं, और उन्होंने हिम्मत ये थी कि उन्होंने अपना नाम तक नहीं बदला था। पता लेकर मिलिट्री वाले घर पहुंचे तो हैरान, सामने मेजर साहब और कर्नल की बीवी दोनों मौजूद। पता चला दोनों ने शादी कर ली, लेकिन चूंकि आर्मी के कायदे कानून बहुत सारी चीज़ें तोड़ी, अपने सीनियर अफसर की बीवी को भगाया, शादी की, तो फिर उन दोनों को लेकर आया गया असम, कोर्ट मार्शल हुआ, उनको सज़ा दी गई, और फिर उसके बाद वो बरी भी हो गए। बरी होने के बाद अब कहते हैं कि दोनों पति पत्नी गुमनाम जिंदगी बिता रहे हैं, और बारे में उनके किसी को पता नहीं। उनकी पत्नी का कोई जुर्म नहीं था, वो आदमी में थी भी नहीं थी, एक वाइफ थी उधर। हाँ, फिर ये जब सच्चाई सामने आई तो कर्नल साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, और मेजर साहब की बीवी ने, जो पहली बीवी थी, उन्होंने उनको तलाक दे दिया। तो अब मेजर साहब और कर्नल की जो बीवी हैं दोनों शादीशुदा हैं, और दोनों कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। ये कहानी आपको क्यों सुनाई? इस कहानी में बहुत सारे पेचो खम थे। अब आज की कहानी सुनाता हूं, उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा लगेगा। बात इसी मतलब महीने 25 जुलाई की है। आज 30 जुलाई है, 5 दिन पुरानी। 25 जुलाई की तारीख थी, शाम का वक्त था, करीब 7 बज रहे होंगे, सूरज ढलने वाला था। हैदराबाद में रहने वाला एक शख्स, जो एक फार्मेसी की कंपनी में मुलाजिम था, अपला राजू, वो अपनी बीवी के साथ विशाखापट्टनम की बड़ी मशहूर बीच पर घूमने गया था, और इस बीच का नाम था रामाकृष्ण बीच, जिसको आरके बीच के नाम से वहां पे विशाखापट्टनम में लोग जानते हैं। तो अपला राजू और उसकी बीवी साई प्रिया, ये दोनों उस बीच पर घूमने गए 25 जुलाई को। और ये 25 जुलाई इन दोनों की जिंदगी के लिए बड़ा खास था, बहुत ही खास तारीख थी, क्योंकि ठीक 2 साल पहले 25 जुलाई 2020 को अपला राजू और साई प्रिया की शादी हुई थी। तो 25 जुलाई को इन दोनों की शादी की सालगिरह थी। इन्होंने कहा कि चलो कहीं सालगिरह को अच्छे से मनाते हैं। तो हैदराबाद से दोनों फिर विशाखापट्टनम पहुंचे, और वहाँ इधर उधर घूमते रहे। पहले दिन में मंदिर गए, मंदिर में दर्शन किया, फिर शाम को ये हुआ कि चलते हैं आर के बीच घूमते हैं। दोनों आर के बीच गए, खूब मस्ती की। साई प्रिया खूब पानी से खेल रही है, समंदर की लहरों से। धीरे धीरे शाम होने लगा, अंधेरा होने वाला था। इधर इसी बीच में साई प्रिया समंदर के किनारे, आमतौर पर जो सैलानी होते हैं, वो सेल्फी ले रही थी अपने मोबाइल से। लहरें आ रही थी, जा रही थी, वो सेल्फी ले रही थी। उसका पति अपला राजू भी बड़ा खुश था कि बीवी खुश है, तो वो भी उसको देख रहा था। इस दौरान में अपला राजू का कोई कॉल आ गया, तो वो कॉल में बिजी हो गया, फोन पे बात करने लगा। 2-4 मिनट का वक्त होगा बात करने के बाद। जब उसने फोन रखा, पलटा, तो देखा प्रिया साई तो है नहीं, वो अभी सेल्फी ले रही थी। अब उसने आवाज़ दी, बहुत सारे और सैलानी थे, बट मिली नहीं। फिर इधर उधर वो ढूंढना शुरू किया, लगा कि कहीं आसपास कुछ खाने पीने का सामान, आइसक्रीम कुछ और खरीदने चली गई होगी, चाट वाट, लेकिन वो मिली नहीं। वो बीच के किनारे पूरा उसने छान मारा, आवाज़ बेतहाशा दे रहा है, पूछ रहा है, लोगों से पूछ रहा है, लेकिन साई प्रिया का कोई पता नहीं। अब पहली बार इतनी तलाश के बाद जो पति है उसका, अपला राजू, वो घबरा गया। उसे ये लगा कि वो समंदर के बिल्कुल किनारे थी और सेल्फी ले रही थी, लहरें आ रही थी, जा रही थी। ऐसा तो नहीं कि लहरों के बीच में वो बह गई और समंदर में जाकर डूब गई। तरह तरह के उसको ख्याल आने लगे। वो बदहवास भागता हुआ वहाँ पे जो कोस्ट गार्ड और वो सारे गोताखोर और वहाँ पे जो बीच में पुलिस वाले थे, उनके पास गया, और उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी सेल्फी ले रही थी और अचानक गायब हो गई है, और आसपास कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं समंदर की लहरों में वो खो तो नहीं गई। अब वो सब भी सुनते हैं, फ़ौरन हरकत में आते हैं। जो कोस्ट गार्ड और तमाम लोगों को, उनको चौकन्ना किया जाता है, गोताखोरों को बुलाया जाता है, तलाश शुरू होती है। तब तक अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उस बीच के किनारे तलाश शुरू कर देते हैं। इधर अपला राजू अपने घर वालों को भी फ़ोन करता है, ससुराल वालों को भी फ़ोन करता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई। वो भी घबरा जाते हैं। अब रात को भी सर्च ऑपरेशन शुरू है, ढूंढ रहे हैं। बाकायदा जहाज़ के ज़रिए भी पानी के ढूंढना शुरू किया गया। पूरी रात बीत गई, फिर ये हुआ कि सुबह तलाशेंगे। वक्त इधर जैसे जैसे बीत रहा है, अपला राजू को अजीब अजीब ख्याल आ रहा कि पता नहीं उसकी बीवी के साथ क्या हो गया, और ये इतना अच्छा दिन, शादी की दूसरी सालगिरह, और उसे रह रह कर ये ख्याल आ रहा है कि कहीं वो समंदर की लहरों ने उसे निकल तो नहीं लिया। अभी सर तलाश जारी है। अगले दिन सुबह हुई, इसके बाद नेवी, कोस्ट गार्ड, गोताखोर, पुलिस, ये सारे लोग तलाश में लग गए। तलाश जोरों शोर से जारी है। फिर ये हुआ कि पानी के 2-2 जहाज का इस्तेमाल किया गया आसपास में, दूर दूर तक, कि शायद अगर वो डूब गई है तो कोई लाश ही मिल जाए। किनारे इधर उधर पत्थरों में तमाम तलाश नहीं। फिर बाकायदा चेतक हेलीकॉप्टर को बुलाया गया।
और उसके ज़रिए तलाश शुरू हुई कि शायद मिल जाए। बहुत सारे लोग लगे रहे, नेवी के, कोस्ट गार्ड के, गोताखोर, लेकिन साई प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। अगला दिन भी पूरा बीत गया, तलाश जारी रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर रात हो गई, अंधेरा हो गया। फिर ये हुआ कि अगले दिन सुबह करेंगे। अगले दिन सुबह से फिर तलाश शुरू। गोताखोर दूर दूर तक ढूंढ रहे हैं समंदर के नीचे। ऊपर हेलीकॉप्टर से तलाश की जा रही है, नीचे जो दो दो जहाज जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन दूसरा दिन भी बीत गया। अब 25 से 26 और 27 की तारीख आ गई जुलाई, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अपनी तरफ से लगी रही। जो नेवी के लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया, वो भी बेचारे लगे रहे। कोस्ट गार्ड के लोग लगे रहे, गोताखोर लगे रहे। अब तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन भी ये खोज जारी रही, ये तलाश जारी रही एक बीवी की, और तमाम कोशिशों के साथ पूरी शिद्दत से ढूंढा जाने लगा। तब भी हेलीकॉप्टर बुलाया गया, फिर से ऊपर पानी के जहाज लगातार ढूंढ रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, एक्सपर्ट, गोताखोर ये। लेकिन करीब अब 65-70 घंटे हो गए, सुराग नहीं मिला। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, यही हो गया कि अब शायद साई प्रिया नहीं मिलेगी। और चूंकि बाहर में भी है नहीं, पानी के अंदर भी नहीं मिल रही है, लाश भी नहीं मिली है, तो धीरे धीरे उम्मीद कम होती जा रही है। और ये था कि शायद चूंकि बंगाल की खाड़ी है वो समंदर, तो लाश बहकर कहीं दूर चली गई हो। लेकिन दूर तक ढूंढा हेलीकॉप्टर के जरिए, पानी के जहाज बहुत दूर के समंदर के अंदर तक गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इधर अपला राजू परेशान, उसके माँ बाप भी सब आ गए, और ये ढूंढ रहा है। हैदराबाद में ये इससे जाना था, लेकिन अब बीवी गुम है। तभी वेडनेसडे की रात आ गई। वेडनेसडे की रात को अचानक इधर जो साई प्रिया है, उसके माँ बाप भी परेशान है कि उनकी बेटी कहाँ गुम हो गई है। उन्हें भी अजीब अजीब ख्याल आ रहा है। लेकिन वेडनेसडे की रात को साई प्रिया की माँ के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आता है, और वो एक अननोन नंबर से था। वो उस मैसेज को सुनती हैं, और सुनते ही मतलब खुश भी हैं और हैरान भी हैं और फिर परेशान भी हैं, और जो कुछ है सब कुछ है, इसलिए कि वो मैसेज ही ऐसा था। उस मैसेज में आवाज़ थी साई प्रिया की, और उसने कहा कि मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं नल्लूर में हूँ, और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर आप लोगों ने मेरा लोकेशन पता कर लिया या पता करने की कोशिश की, तो मैं सचमुच जान दे दूंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मम्मी कि मैंने शादी कर ली है, और अब मैं अपने नए पति के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये वॉइस मैसेज था। अब उसकी माँ ने ये भी सुना तो फौरन फिर इधर जो परेशान बेचारा पति 3 दिन से भटक रहा है, अजीब अजीब सपने आ रहे हैं उसको, अजीब अजीब खौफ कि पता नहीं उसकी बीवी के साथ क्या हो गया। तो उसके सास ससुर की तरफ से अब उसके पास मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक वॉइस मैसेज आया, और उसमें ये लिखा है कि वो जिंदा है, और उसका एक प्रेमी है, और उसने उससे शादी कर ली। अब ये बात उसे पता चलती है। अपला राजू फिर ये विशाखापट्टनम में इधर लगातार तलाश हो रही थी, वो उन अथॉरिटी को बताता है, पुलिस को मैसेज देता है। मैसेज देने के बाद फिर अब पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है, बात करती है, तो पता चलता है कि साई प्रिया जिस जगह पे रहती थी, पड़ोस में एक लड़का रहता था। दोनों बचपन में साथ पढ़े, स्कूल भी साथ गए, कॉलेज भी साथ गए। साई प्रिया अब भी पढ़ाई कर रही थी, और इसी साथ और स्कूल के ज़माने से ही दोस्ती का प्यार में बदल गया, दोनों को एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जब साई प्रिया की शादी की बात आई, तब साई प्रिया को लगा कि नहीं, उससे तो शादी उससे करनी है जिससे वो प्यार करती है। उसने अपने माँ बाप से कहा, लेकिन माँ बाप उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। शायद लड़के की अभी नौकरी वोकरी लगी नहीं थी, और उन्होंने अपला राजू से शादी कर दी। अपला राजू ने पढ़ाई लिखाई करके हैदराबाद में बाकायदा एक अच्छी सी जो फार्मेसी की कंपनी है उसमें जॉब कर रहा था ठीक ठाक। तो उन्हें लड़का अच्छा लगा, उसकी नौकरी अच्छी लगी, और उन्होंने शादी कर दी। लेकिन साई प्रिया इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन माँ बाप के दबाव के चलते उसने ये शादी कर ली, रजामंदी दे दी। शादी के बाद वो हैदराबाद आ गई, अपने पति के साथ रहने लगी और पढ़ाई कर रही थी। लेकिन शादी के बाद भी वो अपने पहले प्यार को भूली नहीं, और वो इंतज़ार करती रही। दोनों टच में थे। पहला साल बीता, दूसरे साल की जैसे ही सालगिरह आई, इन लोगों ने एक प्लानिंग की, और ये विशाखापट्टनम इस आर के बीच पे जाने का आइडिया भी साई प्रिया का था। उसने अपने प्रेमी को बताया। प्रेमी को उसने पहले से ही विशाखापट्टनम बुलाया और बोला कि तुम अंधेरे में मिलना जब सूरज डूब चुका हो। और फिर वो अपने पति के साथ मंदिर गई, बीच पे गई, खूब मस्ती की, दिखाई कि हम बिल्कुल खुश हैं। फिर सेल्फी लेने लगी,
किनारे में थी, ताकि उसे ये लगे कि अचानक जब गायब हो तो कोई हादसा हो गया। और सेम वही हुआ, उसका प्रेमी भी वहीं पे घूम रहा था और अचानक जब फ़ोन आया उसके पति का, वो मौका मिला 2-4 मिनट का, फ़ौरन वो किनारे से निकली प्रेमी के साथ, वहाँ से स्टेशन भागी, स्टेशन पर ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़कर वो नेल्लूर पहुँच गई और वहाँ जाकर उसने शादी कर ली। पर उसे फिर लगा कि उसके माँ बाप बहुत परेशान होंगे, तो उसने अपने पति के मोबाइल से अपनी माँ को ये वॉइस मैसेज भेजा कि मैंने शादी कर ली और मुझे ढूंढे नहीं। इसके बाद पुलिस तक ये बात गई, तब पुलिस ने उस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करीब 1 करोड़ रुपए इस सर्च ऑपरेशन पर खर्च हो चुके थे। साई प्रिया की तलाश में 25 जुलाई की शाम से लेकर बुधवार की रात तक एक हेलीकॉप्टर, 2 पानी के जहाज, दर्जनों गोताखोर, कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, पुलिस, इन तमाम लोगों ने जो मेहनत की और जो साजो सामान इस्तेमाल किया इस तलाश के लिए, उन तमाम चीज़ों का खर्चा करीब 1 करोड़ रुपए बैठ चुका था। 1 करोड़ रुपए एक ऐसी बीवी की तलाश में लगा दिए गए जो कभी भागी ही नहीं थी, जो कभी गुम ही नहीं हुई थी, बल्कि उसे इश्क था और अपने आशिक तक पहुंचने के लिए उसने ये पूरा ड्रामा रचा था। और फिर अपने आशिक तक पहुंच भी गई, फिर दोस्ती भी जो है वो रिश्ते में बदल गया, उसने शादी कर ली। और यहाँ बेचारा पहला पति बदहवास अपनी बीवी को उसी आलम में ढूंढ रहा है, दर दर भटक रहा है, रो रहा है, सोच रहा पता नहीं क्या कुछ हो गया हो। और उधर बीवी थी कि वो दूसरे दूल्हे के साथ कहीं और। तो पहली कहानी आपको इसलिए सुनाई थी जो आर्मी वाली, इश्क में कई सारी ऐसी कहानियां हुई। उस कहानी में और इस कहानी में सिर्फ एक चीज थी, वहां पे ये था कि उसे मालूम था कि आर्मी में रहते हुए वो अपने कर्नल की वाइफ को अपना नहीं सकता है, तो वहां उसने खुद की मौत दिखाई और खुद की मौत दिखाने के बाद वो भागा और शादी करके रहने लगा। अब यहां चाहती तो साई प्रिया 2 साल पहले शादी से इनकार कर सकती थी। जो काम उसने अब किया 25 जुलाई को, वो ये काम 25 जुलाई 2020 को भी कर सकती थी। वो तब भी भागकर शादी कर सकती थी। कम से कम जो अपला राजू है उसका दिल नहीं टूटता। तो उस आर्मी अफसर ने भी अपनी मौत का नाटक रचा। इसने भी इस समंदर के किनारे साहिल पर अपनी मौत का ही नाटक रचा था एक तरह से, क्योंकि इस शाम के अंधेरे में इस तरह सेल्फी लेते लेते किनारे गई और ताकि दुनिया उसके पति को ये लगे कि वो डूब गई और मर गई। तो इन दोनों कहानियों में इत्तेफाक से एक ये समानता नजर आ रही थी। इस दुनिया में जितने भी इंसान जन्म लेते हैं, हर एक की अपनी एक पहचान होती है और ये पहचान माँ बाप से ही मिलती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक नाम रखा जाता है, उसे नए माँ बाप मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं और धीरे धीरे फिर उस अपने नाम से पहचाना जाता है, अपने घर वालों के नाम से पहचाना जाता है। फिर स्कूल कॉलेज में जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट बाकी चीज़ों पे भी नाम होता है, एक ख़ानदान के साथ उसका रिश्ता जुड़ता है। तो मतलब हर इंसान एक आइडेंटिटी के साथ अपने जीता है, जैसे मेरी पहचान है, आपकी पहचान है। लेकिन अगर कोई शख्स दूसरों की पहचान चुराने की कोशिश करे और दूसरों की पहचान चुराकर उस पहचान को अपनी पहचान से जोड़ दे और फिर उसी के पहचान के बलबूते पे जिंदा रहे, ये तभी मुमकिन है जब कोई जुर्म करने जा रहा हो या उसने कुछ जुर्म किया हो। ऐसी बेशुमार कहानियाँ भरी पड़ी हैं जब लोगों ने क्राइम किया और फिर किसी और आइडेंटिटी, किसी और नाम, किसी और हुलिये, किसी और पहचान के साथ छुपे रहे, बचे रहे। कई लोगों ने तो अपना चेहरा तक बदल दिया प्लास्टिक सर्जरी से। कई लोग फर्जी नाम के साथ इधर से उधर रहे। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने एक दूसरे शख्स की पहचान चुराने के लिए जो कुछ किया, जिस रास्ते पे चला, वो अपने आप में शॉकिंग था। ये वो शख्स है जो एक ज़माने में कनाडा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। इंटरपोल की लिस्ट में पूरी दुनिया में इसका नाम दूसरे नंबर पे था मोस्ट वांटेड में। ये कहानी है एल्बर्ट जॉनसन वॉकर की। एल्बर्ट जॉनसन वॉकर एक कैनेडियन सिटीज़न, कनाडा का रहने वाला, वहाँ के हैमिल्टन ओंटारियो में ये रहता था। ठीक ठाक पढ़ा लिखा था, दिमाग का तेज़ था। इसके बाद इसने अपना एक, पहले किसी बैंक में काम किया, फिर नौकरी छोड़ी, फिर अपनी इसने एक फाइनेंस कंपनी खोली। एक ज़माने में करीब 30-40 एम्प्लॉइज़ के अंडर में काम करते थे और बड़े बड़े इसके पास क्लाइंट थे जो बैंक, फाइनेंस, इनकम टैक्स, इन सारी चीज़ों की इसकी कंपनी जो फर्म है वो उनको अपनी सेवा देती थी।
ज़िंदगी एल्बर्ट की बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी कनाडा में। अच्छे खासे पैसे हो गए थे, धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था, एम्प्लॉय की तादाद बढ़ती जा रही थी, शादी हो चुकी, 3 बेटियां थीं, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा था। लेकिन फिर 85 के बाद 85, 86, 87, 88 के आसपास धीरे धीरे एल्बर्ट के कुछ कारनामे जो हैं वो आम होने लगे। पता चला कि ये अपने इस धंधे में कई बेईमानी कर रहा है और इसने अपने बहुत सारे क्लाइंट जो थे इसके उनको चूना लगाया है। उसके बाद इंक्वायरी बैठी तो पता चला कि इसने अलग अलग अपने क्लाइंट के करीब 3.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब 32 लाख अमेरिकी डॉलर का इसने धोखाधड़ी की। अब इसके ऊपर 420 धोखाधड़ी इन सब चीज़ों के मामले दर्ज होने लगे। एल्बर्ट को लग गया कि अब वो गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा और जेल भी लंबा जाएगा। तो इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचती उसने कहा कनाडा छोड़ देते हैं, और ये कनाडा एक रात गुपचुप तरीके से वहाँ से निकल लेता है और यूरोप पहुँचता है। जो 3 बेटियाँ थी और पत्नी थी उनमें से 2 बेटियों और पत्नी को वो छोड़ देता है कनाडा में ही, और अपनी सबसे बड़ी बेटी को लेकर ये यूरोप पहुँचता है। कुछ दिन यूरोप में बिताता है और फिर यूरोप से ये इंग्लैंड पहुँचता है। इंग्लैंड जाने के बाद ये इंग्लैंड में ही हर्रोगेट एक जगह, वहाँ पे ये रहता है, शायद मैंने नाम सही लिया हो, और वहाँ पे एक अब नई पहचान, पहले एक तो नया नाम अपना लेता क्योंकि कनाडा में ये वांटेड था। अब वहाँ पे जाने के बाद ये अल्बर्ट वॉकर के नाम पे रह नहीं सकता था, इसने अपना नया नाम रखा डेविड डेविस। अब डेविड डेविस के नाम पे हैरोगेट में जाके ये शिफ्ट हो गया, किराए का घर लेता है और अपनी बड़ी बेटी को ये वहाँ पे लोगों को बताता है कि ये उसकी वाइफ है, ये पत्नी है, ताकि उसे ये कि कोई शक ना करे कि एक मैरिड आदमी है और पत्नी साथ में रह रही है तो ठीक ठाक होगा, कोई क्रिमिनल और ये इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो फैमिली को अक्सर लोग इसी तरह ढाल बनाते हैं। तो खैर ये नए नाम डेविड डेविस के अपने नए नाम के साथ वहाँ पे रहने लगा, अपनी बेटी को पत्नी बनाकर। लेकिन इसे ये था कि बहुत दिन तक छुप नहीं सकते, क्योंकि एक तो इंटरपोल, अब इधर ये भागा तो कनाडा में खबर पहुँच गई, इंटरपोल को दिया गया एल्बर्ट का पूरा डिटेल और कहा गया कि जहाँ भी उसको पकड़ के लाए। इंग्लैंड और कनाडा के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी था, मतलब आप प्रत्यार्पण संधि एक तरह से, तो वापस भेजा जा सकता था। तो अब रह तो रहा था नाम बदल करिए, लेकिन उसे डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं किसी दिन पकड़ा गया तो इंग्लैंड पुलिस इंटरपोल के ज़रिए उसे वापस कनाडा भेज देगा और फिर उसे जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा। तो ये हमेशा सोचता था कि क्या ऐसा करूं, कैसे पहचान छुपाऊं, किसी और की पहचान लूं जिससे मैं इंग्लैंड से निकाला ना जाऊं। इसी दौरान में हैरोगेट में रहते रहते एक नेबर इसका था, उसका नाम था रोनाल्ड जोसेफ प्लैट। रोनाल्ड जोसेफ भी एक कैनेडियन था, लेकिन कुछ वक्त के बाद रोज़ी रोटी की तलाश में वो पहुंच गया इंग्लैंड और फिर इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले ली उसने। तो उसके पास डुअल सिटीजनशिप थी, एक कनाडा का भी था। यहाँ पे उसने एक टीवी रिपेयर के तौर पे अपना वो काम करता था और उसका एक सपना था कि वो एक बड़ी सी कंपनी खोले टीवी रिपेयर शॉप की, और उसी के लिए वो बड़ा मेहनत करता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, दोनों खुश थे। इसी दौरान में अब अल्बर्ट वॉकर, जो डेविड के नाम पे वहाँ रह रहा था, उसकी दोस्ती रोनाल्ड से होती है। दोस्ती होने के बाद अल्बर्ट को पता चलता है कि रोनाल्ड भी कैनेडियन है, लेकिन यहाँ पे अब ब्रिटिश नागरिकता ले रखी उसने, और उम्र सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसके बड़े एकदम फेवर में जा रही थी। यहाँ से उसके दिमाग में आया कि अगर वो रोनाल्ड की आइडेंटिटी चुरा ले और वो खुद रोनाल्ड बन जाए तो बड़ी आसानी से इंग्लैंड में रह सकता है और इंटरपोल या फिर बाकी की पुलिस कनाडा की उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब यहीं से वो साजिश रचना शुरू करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। इस दौरान एक और चीज़ होती है। अल्बर्ट जो अपनी बड़ी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर इंग्लैंड ले गया था, वो वहाँ पे करीब 90 से पहले पहुँचा था और 95 करीब 4-5 साल हो गए थे। उसकी बेटी 2 बच्चों को जन्म देती है अलग अलग वक्त में, लेकिन उसकी बेटी के बच्चों का बाप कौन है ये पता नहीं चल पाया, न उसने कभी बताया। तो उसको लेके बहुत सारी बातें हुई। खैर, वक्त बीतता है, इधर दोस्ती गहराती जाती है। इसी दौरान में बातचीत में अल्बर्ट को पता चलता है कि रोनाल्ड जो है उसके अब मन में यह है कि इंग्लैंड में बहुत टाइम तक रह गए, अब घर की याद आ रही है, अपने देश की याद आ रही है, और ये होता है अक्सर।
तो वो कनाडा वापस जाना चाहता था और कनाडा में वापस फिर से बसना चाहता था, लेकिन उसे ये था कि वहाँ पे क्या करेगा, कैसे जाएगा। लेकिन फिर देश का प्यार भी उमड़ रहा था, अपने जो पूरा दूसरे रिश्तेदार थे उनकी याद भी आ रही थी। ये बात एल्बर्ट को पता चली और उसने इसका फ़ायदा उठाने की तरकीब सोची। धीरे धीरे उसने कहा कि हाँ तुम कनाडा चले जाओ, वहाँ पे रह लो। आखिरकार 1992 में रोनेल कहता है कि वो कनाडा जा रहा है। उसके सामने एल्बर्ट एक ऑफ़र रखता है, कहता है ठीक है मैं तुमको रिटर्न टिकट दूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो जाना चाहता था, बट रिटर्न टिकट नहीं, वन वे टिकट दूंगा तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि रोनेल अपनी गर्लफ्रेंड के जाए साथ लेकिन वापस ना लौटे इंग्लैंड। तो उन दोनों को गिफ्ट के तौर पर एक टिकट देता है, एक इंग्लैंड टू कनाडा, लेकिन साथ में एक शर्त रखता है। कहता है कि देखो तुम चले जाओगे। अच्छा, इस बीच में वो उसके टीवी के बिजनेस में भी पार्टनरशिप करने लगता है, टीवी रिपेयर के। रोनेल का कॉन्फिडेंस जीतता है, उसको लगता है भरोसा ये कि आगे चल के शायद दोनों पार्टनर बने और उसका जो सपना है एक टीवी रिपेयर का बड़ा शोरूम खोलने का, एक बड़ा ऑफिस खोलने का, वो पूरा हो जाए। तो वो जब जाने लगता है उसको टिकट देता है, तो एल्बर्ट उससे कहता है कि तुमको मैं टिकट दे रहा हूँ लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, स्टैम्प पेपर पे अपने साइन, ये सारी चीज़ें मुझे दे दो, ताकि जब तुम कनाडा चले जाओ तो ये बिज़नेस मैं तुम्हारे पीछे में भी बिना रोक टोक के चला सकूँ। ऐसा ना हो कि कोई मुझे रोक दे और फिर मैं सारी चीज़ें मेरे रुक जाएं। तो तुम मुझे ये सारी चीज़ें अगर दे दोगे तो मैं तुम्हारे नाम पे इस बिज़नेस को बड़ी आसानी से आगे बढ़ा सकता हूँ। रोनेल सीधा साधा शख्स, दोस्ती हो चुकी थी, उसे लगा कि वो उसका शुभचिंतक है। तो वो अपने सारी चीज़ें, वो ड्राइविंग लाइसेंस, वो उसके जो स्टैम्प पेपर पे साइन, बर्थ सर्टिफिकेट, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी के सारे दस्तावेज़ वो एल्बर्ट को सौंप देता है। एल्बर्ट खुश हो जाता है। रोनाल्ड 1992 में कनाडा चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब यहाँ पर एल्बर्ट के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। अब उसके पास रोनाल्ड की सारी पहचान थी और उसी के हिसाब से वो अपना नाम डेविड से बदल कर, उसी के ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी चीज़ों से कुछ लोगों को मिलाकर फर्जी तरीके से अब वो बन जाता है रोनाल्ड जोसेफ प्लैट, जो कि कनाडा चला गया। अगले 3 साल बड़े सही गुजरते हैं उसके लिए, फिर कोई अब दिक्कत नहीं। उसे लगा अब कोई परेशानी नहीं है, एक नया पहचान, एक नई आइडेंटिटी मिल गई है और रोनाल्ड की सारी आइडेंटिटी अब उसकी है, उसकी पहचान है। तो अब सारा मसला कनाडा में जाने का, इंटरपोल से पकड़ने का, ये सारे मुश्किलें, सारे ख़तरे टल गए। लेकिन ये उसका वहम था, सिर्फ 3 साल की ये खुशी थी। 3 साल के बाद उधर 1995 में रोनाल्ड जब पहुंचता है कनाडा, वहाँ तो रहता तो है, लेकिन फिर उसे लगता है कि यहाँ ज़िंदगी गुजारना, जॉब और बाकी चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, पैसे ख़त्म हो गए थे, रिश्तेदारों ने भी ज़्यादा मदद नहीं की। तो उसे लगा कि अपना वो टीवी का धंधा ठीक है रिपेयर करने का इंग्लैंड में, और वहाँ ठीक ठाक उसके कस्टमर भी बन चुके थे। तो उसे लगता है कि वापस इंग्लैंड चलना चाहिए। 1995 में बिना बताए हुए वो अचानक एक रोज़ इंग्लैंड पहुंच जाता है। अब इंग्लैंड में पहुंचता है और एल्बर्ट उसे देखता है तो एल्बर्ट को बड़ा धक्का लगता है कि अब उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। जिसकी पहचान उसने चुरा ली वो वापस लौट आया, बड़ा परेशान। अब एल्बर्ट यहाँ से सोचता है क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। 20 जुलाई 1996, 20 जुलाई 1995 में लौटा था, दिसंबर में, रोनाल्ड कनाडा से। उसके लौटने के करीब 4-5 महीने बाद वो प्लान करता रहा और आखिरकार 20 जुलाई 1996 को एल्बर्ट रोनाल्ड से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक फिशिंग ट्रिप पर ले चलते हैं मछली पकड़ने के लिए। और वो समंदर में निकल जाते हैं। सन्नाटा था, समंदर में नहीं बल्कि वो एक इंग्लिश चैनल कोई थी वहाँ पे, उसी में। अब यहाँ इस दौरान में दिसंबर से जुलाई में जब वो लौट आया तो उसका भरोसा जीतने के लिए उसे बताता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम लौट आए, हम तुम्हारे टीवी रिपेयर का हम लोग बिजनेस पार्टनरशिप में काम करेंगे। तो भरोसा जीत चुका था। उसके बाद अचानक वो 20 जुलाई को उसको ले जाता है, कहता है चलो फिशिंग ट्रिप पे चलते हैं। रोनाल्ड तैयार हो जाता है। बीच पानी में अचानक वो उसे ड्रिंक पिलाता है, लगभग वो नशा खो देता है, फिर वो उसका गला घोटता है और इस तरीके से एल्बर्ट रोनाल्ड का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो उसकी लाश के साथ कुछ वजनी चीज़ें बांधता है और फिर उसे
पानी में फेंक देता है। लाश फेंकने के बाद वो वापस घर आ जाता है और फिर आराम से रहने लगता है। अब उसे उम्मीद थी कि ये लाश कभी किसी के हाथ नहीं लगेगी। 2 हफ्ते बाद फिर अल्बर्ट की बदकिस्मती जागती है। एक मछुआरे की नज़र वो लाश जो है जो उसने फेंका था वो किसी तरीके से वो वज़नी चीज़ हट गई और वो किनारे तक पहुंच गई। मछुआरे की नज़र लाश पे पड़ी। मछुआरे ने पुलिस को खबर की। पुलिस पहुंचती है और फिर उस लाश को उठाकर ले जाती है। अब करीब 2 हफ्ते हो गए थे। 2 हफ्ते में लाश बुरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका था, फूल चुका था पानी में रहकर, चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं था, जिस्म पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो आइडेंटिटी उसकी हो सके कि ये शख्स कौन है। पूरे बदन में कुछ भी नहीं था सिवाय उसकी कलाई पे एक घड़ी के। पुलिस ने वो घड़ी देखी। घड़ी देख के बाद पुलिस को लगा कि ये जो भी मरने वाला ये शख्स बहुत अमीर होगा, क्योंकि उसकी कलाई पे रोलेक्स वॉच बंधी थी। उस ज़माने में भी रोलेक्स और भी महंगी थी, और रोलेक्स कई ऐसे ब्रांड हैं या कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो कंपनी है वो अपने जो कस्टमर है उनका पूरा डिटेल रखती है। अब तो खैर ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें, आप गाड़ी भी खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, रिकॉर्ड मिल जाता है, पर ये बात 92-95 की है। तब ऐसा बड़ा कम होता था। लेकिन जैसे रोलेक्स हो गया या और महंगी गाड़ियाँ हो गई, इनके बाकायदा एक एक कस्टमर का रिकॉर्ड और सब कुछ रखते हैं। तो अब पुलिस के पास, लंदन पुलिस के पास, इंग्लैंड पुलिस के पास एक लाश है, लेकिन पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं है। ले देकर एक कलाई पे रोलेक्स वॉच। जो आईओ था, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उसे पता था रोलेक्स वॉच के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, इसके हर कस्टमर को बड़े अच्छे से वो लोग अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। इसके बाद उस रोलेक्स को कंपनी भेजा जाता और इस रिक्वेस्ट के साथ कि इसकी डिटेल बताएं आप। रोलेक्स घड़ी के सीरियल नंबर से पता चलता है कि इसके कस्टमर का नाम रोनाल्ड जोसेफ प्लैट है। अब पहली बार आइडेंटिटी हुई। अब पुलिस को नाम पता चल गया, जो उसने एड्रेस लिखा था वो एड्रेस मिल गया। अब इतना ही नहीं था, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस को ये भी पता नहीं है कि ये कब मरा, इसकी जान कब गई, कब कत्ल हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल चुका था कि स्ट्रैंगुलेशन से डेथ हुई, तो ये मालूम था कि इसको मारने के बाद फेंका गया है। अब रोलेक्स घड़ी में कुछ ऐसी और ज़बरदस्त चीज़ें थी जिसने पुलिस का काम बेहद आसान कर दिया। इस घड़ी की खासियत ये थी कि ये घड़ी अगर इनएक्टिव हो जाए, बंद हो जाए, तो भी ये 2 दिन तक, उसके बाद भी ये एक तरह से काम करती है। मतलब इस घड़ी का ये कि अगर ये इनएक्टिव हो गई, बंद हो गई, और इसकी जो पूरी लाइफ है, जो उसके अंदर डेटा है, वो कैलेंडर, वक्त, वो सारी चीज़ें आपको बता देगी कि ये घड़ी कब बंद हुई और कितने तारीख को बंद हुई, कितने दिन पहले बंद हुई। क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो 2 से 3 दिन तक का, जब इसका ऑपरेशन जो इनएक्टिव होता है, उसके बावजूद इनएक्टिव जब होगा तो इसका ऑपरेशन और इसकी वो सारी चीज़ें 2 से 3 दिन तक फिर भी रहती हैं। और ये बता देता है कि ये बंद कब हुआ, क्योंकि ये एक तो वाटर प्रूफ घड़ी, और करीब 14-15 दिन इस घड़ी के बारे में उस वक्त जो सारी डिटेल में आई थी, उसमें यह था कि 14 से 15 दिन तक के डेटा, ये घड़ी कब कैसे बंद हुआ, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अब कैलेंडर के ज़रिए ये पता चल गया, और फिर पुलिस ने जो रोलेक्स कंपनी की तरफ से सारे जानकारी मिली कि ये घड़ी कब बंद हुई, कितने तारीख को बंद हुई, उसका सब कुछ निकाला। तो जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें सेकंड का हेर फेर था, लेकिन पुलिस उस नतीजे तक पहुंच गई कि इसकी मौत कितने बजे हुई थी और किस तारीख को। और पुलिस ने आखिर बताया कि इसकी 20 जुलाई 1996 को इसकी मौत हुई थी। और यही नहीं, टाइम भी बताया उन्होंने, इवनिंग का। कहते हैं कि उस टाइम में सेकंड का हेर फेर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा गलती नहीं हो सकती। तो रोलेक्स ने न सिर्फ उस आदमी की पहचान बताई, क्योंकि सीरियल नंबर से दर्ज था, मेंटेन था कंपनी के पास, बल्कि डेट बताया और वक्त बताया, और इस तरीके से एक कत्ल का पूरा मामला खुल गया। पहले तो मना करता रहा वॉकर, लेकिन फिर इसके बाद जब सारे सबूत रखे गए तो वो मानता है। पहली बार में उसको गिल्टी नहीं पाया जाता, लेकिन फिर दूसरी बार में
उसे गिल्टी पाया जाता है 1998 में, और वहाँ के कानून के हिसाब से उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। इस दौरान में जब ये गिरफ्तार हुआ और जब इसका नाम आया ओरिजिनल, जब असली इसकी पहचान सामने आई कि ये तो वॉकर है, और इंटरपोल के ज़रिए ब्रिटिश पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड भी है, तो वो लोग हैरान हो गए थे कि जिसे इंटरपोल और सब ढूंढ रही है वो हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, अब उसके ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम है। तो अब यहाँ ये था कि उसको कनाडा को वापस भी भेजना, डिप्यूट करना, लेकिन यहाँ उसने इंग्लैंड की धरती पर एक कत्ल किया है तो उसकी भी सज़ा होनी है। तो मामला उलझा हुआ था, लेकिन 1998 में उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा हुई, और इस सज़ा के बाद उसे जेल भेजा गया। उधर कनाडा ने कहा कि हमारे यहाँ भी वांटेड है और हम तो पहले से ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें भी दो। तो फिर मसला ये, इसका हल ये निकाला गया कि कुछ साल तो वो वहाँ रहेगा और फिर उसको कनाडा भेजेंगे। तो ये 98 से इंग्लैंड की जेल में रहा, और 2005 में इसको कनाडा के हवाले कर दिया गया और कनाडा की जेल में भेज दिया गया। वहाँ इस पर मुकदमा चला और करीब 4 और प्लस 1 5 साल की इसको सज़ा हुई धोखाधड़ी के मामले में $3.2 मिलियन के, और फिर ये वहीं रहा। और उधर इम्प्रिजमेंट, चूँकि एक और भी इनमें समझौता हुआ था कि ठीक है हमारे कानून के हिसाब से हमने इसे लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया तो आप इसको उम्र कैद में वहाँ रखेंगे, बाकी आपकी जो सज़ा है आप वो भी दे दें। तो इंग्लैंड के लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस कनाडा के 5 साल एक्स्ट्रा, तो ये वहाँ पे कनाडा में रहा। और किंगस्टन की जेल में ये था 2013 तक, और फिर वो जेल किसी वजह से बंद कर दिया। तो बंद होने के बाद फिर ये ब्रिटिश कोलंबिया की जेल में भेज दिया गया, और अभी भी ये उसी जेल में बंद है। और इसकी कहानी जो है द रोलेक्स किलर के नाम से जानी जाती है। इस पर कई किताबें भी लिखी गई, कई नॉवेल भी लिखे गए। तो एक अपनी पहचान छुपाने, दूसरों की पहचान चुराने के लिए कत्ल, और एक घड़ी के ज़रिए जिसे उसने बहुत ही बेकार समझा, अगर वो लाश के साथ वो घड़ी को न छोड़ता तो शायद रोनाल्ड की कभी शिनाख्त ही नहीं होती।